हाय, मैं हूँ जिया और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेड एफएम पॉडकास्ट। आपने इतना अमेजिंग सा इंट्रो देखा। जो आपने मुझे बताया कि आपको इनके बारे में पसंद है वो मैंने आपको सुनाया। और आपने इतना दिल से चाहा कि हम इनको हमारे स्टूडियोज़ में लेकर आएँ। तो मैं तो लेकर आ गई, लेकिन बता दूं कि मेरा मतलब एक वो होता है ना कि ओ माय गॉड इनसे मिलने वाले हैं, वैसे वाला जोन तो था ही पहले ही। बट ये बिल्कुल नहीं बदले हैं। ये वैसे ही दिख रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग भी दिख रहे हैं। आप इनको मतलब वही के लग रहा है कि यार ये तो वही अंदाज है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स लाइक दैट फैन मूवमेंट। और फिर हमने जब इनसे बात की, हाय हेलो किया, तो वही अंदाज इनका जो टाइमिंग है और जो इनका तरीका है बैक टू बैक जो लाइनें ये मारते हैं, जिनके लिए ये जाने जाते हैं। व्हाट शुड आई से, होस्ट, पोएट, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, इनको किसी एक सांचे में ढालना बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त मेरे साथ हैं शेखर सुमन, और मैं बहुत ज़्यादा आज थोड़ा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ और डरी भी हुई हूँ। मैं वो जो आपने कहा वो सब कुछ मैं भी हूँ। और आपने बहुत खूबसूरत तारुफ कराया, मेरा इंट्रोडक्शन कराया, पर मुझे लगता है कि आपका तारुफ भी होना बहुत ज़रूरी है। Okay. वो तारुफ एक गाने के जरिए ही हो सकता है, जो आपने शायद कई बार सुना होगा, अपने लिए गाया होगा या लोगों ने आपके लिए गाया होगा। जिया हो जिया हो जिया कुछ बोल दो, ओ जियो दिल का पर्दा खोल दो, हा 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 हा। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया हो जिया हो जिया कुछ बोल दो। बोल कहती है, बहुत सारा बोलने वाले हैं ऐसे। देखो, ये होता है मोमेंट जब आप किसी को मिलना चाहते हो इतने दिल से, वो सेलिब्रिटी आपके सामने है, और एक अदर मोमेंट है जब वो आपके लिए भी गाना गाते हैं और आपका भी इंट्रोडक्शन इस अंदाज में करते हैं। आई हैव टू से आई लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माजरत भी चाहूँगा, माफ़ी वो इस बात के लिए कि आपने बहुत 6 महीने तक पूरी शिद्दत के साथ मुझे परसू किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। कभी कभी काम इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि आप उसके पेस में इस बुरी तरह से अटक जाते हैं कि फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते। उनमें से एक चीज़ ये थी कि आई वाज डेफिनेटली वांटेड टू कम हियर एंड आई वाज टू कीन, बट वो हो नहीं पा रहा था। आई थिंक कभी इधर कभी उधर, और एक आध बार टाइम दिया, फिर वो मुकम्मल नहीं हुआ। बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर जैसा मैं बाहर कह रहा था और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि जिस शिद्दत से और जितना परसिस्टेंटली आपने मुझे परसू किया, अगर आपने कहा होता कि शेखर आप खुदकुशी कर लें तो 6 महीने के अंदर मैं कर लेता। मतलब कर लीजिए ना, आपका करना बहुत अच्छा होगा, हम लाइव उसका पॉडकास्ट करेंगे, हम लाइव, आप हमारे सारे रेडियो स्टेशन पे आपकी खुदकुशी के बारे में बोला जाएगा, दिखाया जाएगा। लोग बहुत चाह रहे हैं कि आप खुदकुशी कर ले, हमें चारों तरफ से ये फरमाइशें आई हैं कि आप जाएं। I told you he's just the same. Okay? No scripting, nothing. He is just that person जो कुछ भी बोलेंगे और आपको हंसी आएगी, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है। और मेरे खुद के बॉसेस, मेरे कलीग्स सब हंस रहे थे। That's शेखर सुमन, that's so amazing. थैंक यू। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए, हंसी से ज़्यादा अगर मैं तवज्जो किसी चीज़ को देता हूँ तो वो है मुस्कुराहट। क्योंकि मुस्कुराहट जो है ना, व्हेन यू स्माइल, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। हंसने में कहीं ना कहीं थोड़ा आदमी अपने दायरे से बाहर निकल जाता है, और हंसी शुड ऑलवेज बी अ बाय प्रोडक्ट। ये नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो हंसी है, मैं कुछ अच्छी बात कह रहा हूँ, पर ठीक है, दैट ब्रॉट अबाउट अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स वंडरफुल। But the touch of humor that you have, दैट something else. वो मैं और बचपन हमारे से लिए तो आज ये लाइव है। एक उर्दू का शब्द है फिलबदी, उसको कहते हैं थिंकिंग ऑन योर फीट। आप तपाक से जब कुछ कह देते हैं, इम्प्रोव जो आप कहते हैं, तो उसका मजा अलग है। क्योंकि हमें एज एक्टर्स स्क्रिप्ट की बड़ी गंदी आदत होती है सबको। दैट वाज द रीजन व्हाई आई डिड माय शो, टॉक शो मूवीज एंड शेखर। हमने कहा मुझे स्क्रिप्ट मत दो यार, मुझे बस लोगों को बैठा दो, मैं उनसे बातें करूंगा, लोगों से बातें करूंगा। ऑफ कोर्स द मोनोलॉग दैट आई had some thoughts behind it, हम लोग बैठ के कुछ ऐसा सोच लेते थे, ऐसा कहेंगे। पर उसका जो कहने का जो मजा है ना, उसमें आप भले ही कभी कभी गलत भी कह दें या वो ना कह पाएं जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन वो आपके हुनर को, आपके स्तर को, आपके क्राफ्ट को बहुत ऊंचा करता है। अदरवाइज दिस डिपेंडेंसी ऑन स्क्रिप्ट sort of binds you down, आपको बांध देता है, आप मुंजमद हो जाते हैं, और उसमें फिर अब लाइंस नहीं है तो मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ।
तो और रेडियो में तो आप लोगों की भी ये खासियत है, आप लोग दिन रात बोलते हैं, कितना बोलते हैं, माय गॉड, चुप नहीं रहते, हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये तो हम लोगों को आपसे सीखना है कि किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से कब क्या कहना है, कितना कहना है, कहाँ तक कहना है, कब तक कहना है। बट ये क्या सच में ऐसा है कि आपने कभी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया? बिकॉज मूवर्स एंड शेकर्स ऐसा, मतलब आपने उस दौर में हाँ। जब इतने पर्टिकुलर हुआ करते थे विद एवरीथिंग, विद स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, हाउ डिड यू मैनेज? एंड वो तरीका ही अलग था। वो उसको हिप्स कहते हैं, वो आप इंटरनलाइज कर देते हैं। जब हम बहुत सारी बैठकर बातें करते रहते हैं, बातें करते करते आप रियलाइज करते हैं कि वो चीज़ आपके आपने जब्त कर लिया, आप इंटरनलाइज कर लिया। देख भाई देख जब मैं करता था, लेट्स टॉक अबाउट माई टेलीविजन फेस बिफोर माई फिल्म फेस। टेलीविजन में देख भाई देख खास तौर पे मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक सीख थी। वो इस तरह से कि वहाँ स्क्रिप्ट रहती थी, लेकिन सुबह से शूटिंग नहीं होती थी। 9 बजे से लेके 2 बजे तक सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होती थी। यूज्ड टू कीप रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड देन वो फिर स्क्रिप्ट हमारे हाथ से ले ली जाती थी। आप कहो जो कहना है, जो याद है वो भी कहो, जो नहीं याद है तो ट्राई एंड इम्प्रोवाइज। तो वो शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो वहां से हमने रियलाइज किया कि दिस इज अ पर्टिकुलर अप्रोच टू एक्टिंग वेयर द लाइन्स बिकम योर ओन आफ्टर अ पॉइंट। नहीं तो उस वक्त ही आप लाइन याद करके बोलेंगे तो वो लाइन्स नजर आती है। बट व्हेन इट सेटल्स डाउन, इट्स लाइक एनीथिंग सेटलिंग डाउन इन अ ग्लास ऑफ वाटर। वो नीचे जाके वो जब जम जाता है ना, तो वो आपका अपना हो जाता है। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, और कुछ कुदरती भी होता है, सम गॉड गिफ्टेड। तो वो था बचपन से, जब मैं करता था या बोलता था या पनिंग करता था, लोग कहते थे ये कहाँ से आया भाई, ये कैसे कर लेते हो? आई डोंट नो, बट आई यूज्ड टू एंजॉय पनिंग ऑन वर्ड्स, प्लेइंग ऑन वर्ड्स, यू नो। हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर देख भाई देख में भले इंट्रोडक्शन वाला जो गाना हो, उसमें आपके जो गिरने का तरीका, हल्का सा गिरने का तरीका हो, या फिर आपका जब बोलने का अंदाज है, उसमें अगर आप ऐसे फंबल कर जाओगे और हंसी आ जाएगी, दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी रेयर। तो ये आप मतलब टेल अस सम मोमेंट जब आपने आई थिंक ये सब बहुत सारी चीजें जो है ना, आप अपनी लाइफ में प्लान नहीं करते हैं, वो हो जाता है, और वो हो जाता है, फिर वो अपने आप ही बाद में आइकॉनिक हो जाता है। जो वो सीढ़ी से गिरने वाला शॉट था, जहां मैं वो शेयर्स की बात करते आ रहा हूँ, शेयर्स गिर रहे हैं, उसके साथ ही मैं सीढ़ियों से नीचे गिर जाता हूँ। मुझे लगा कि बड़ा एक ऑर्डिनरी सा शॉट है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। हालांकि मेरे रबर सोल से कारपेट लगा था, मेरी समस्या ये थी कि इसमें मैं फिसलूं कैसे, जो नेचुरल लगे। पर जब मैंने वो किया सोच के कि मुझे फिसलना, तो मैं फिसलता ही चला गया। रात को आनंद मेहंदू जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे जगाया 3 बजे। मुझे लगा क्या इमरजेंसी हुई, कुछ किसी को तकलीफ हुई, क्या हुआ, कोई मेडिकल इमरजेंसी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी इस वक्त स्टूडियो जहाँ देख भाई देख के एडिटिंग चल रही। मैंने कहा इस वक्त सवेरे आ जाता हूँ, अभी क्या इतनी क्या जल्दी? बोले नहीं, वो जो शॉट तुमने दिया है ना, वो नीचे गिरने वाला, वो देखना, वो आइकॉनिक शॉट बनेगा। और यहाँ सब लोगों ने उसको कम से कम 150 दफा देखा। आई कुड नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी अंडरस्टैंड कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई उसमें। लेकिन जब मैं वहां पहुंच के देखा तो मुझे लगा नहीं, कुछ बात बन गई, कुछ बड़ा खूबसूरत लगता है। उसको फिर प्रोग्राम शुरू होता है, उसके शुरुआत में रखा गया उसे, और बहुत लोगों ने इसके बारे में बातें की। तो ये चीज़ें, ये नहीं कि वी हैड नॉट प्लान्ड कि हम इस शॉट को बड़ा बनाएंगे या खूबसूरत बनाएंगे, ऐसा वो करना था, वो हमने किया शिद्दत के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी से, और वो हो गया। Tell me some moments of देख भाई देखना with your co-actors. मैं आपको बताऊं कि देख भाई देख की तो बहुत सारी कहानियां। वो एक तो ये कि आरके स्टूडियोज में वो शूटिंग होती थी, और सेट जो है देख भाई देख का वहाँ लगा था। आरके स्टूडियो होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ, क्योंकि मेरी पहली फिल्म उत्सव जो मुझे मिली थी रेखा जी के साथ, जो गिरीश कर्नाड डायरेक्ट करते, शशि कपूर जी प्रोड्यूसर थे, उसका स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियोज में हुआ था। तो वहाँ एक बड़ी प्रतिमा थी शिव की, और मैंने वहाँ प्रार्थना की कि ये फिल्म मुझे मिल जाए भगवान, और मैं ये करूँगा वो करूँगा फलाना ढमका जो होता है। तो वो फिल्म मुझे मिल गई। 15 दिनों के अंदर बंबई में आके इतनी बड़ी फिल्म का हीरो बन जाना, वो तो शिव की ही कृपा हो सकती है, क्योंकि मुझ में तो इतना हुनर है नहीं। बहरहाल, तो वो सब यादें थी वाबस्ता मेरे जहन में जब मैं शूट कर रहा था देख भाई देख। तो मुझे वो सारी यादें जो मैंने शुरुआत की थी, किस तरह से, वगैरह वगैरह। और जब उस वक्त जब मैं शूटिंग कर रहा था, एसीज नहीं होते थे स्टूडियो में, बड़ी बड़ी लाइट, पंखे आप चला नहीं सकते क्योंकि इट यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज। दरवाजे बंद कर दिए जाते, रोशनी पूरी हो जाती थी, और गर्मी का दिन, और ऊपर से लाइट्स, ऊपर से कपड़े, ऊपर से रिहर्सल्स। यू कैन इमेजिन, बड़ी हालत खराब होती, वो कोई दिखाई नहीं देता उस समय। और फॉर द फर्स्ट टाइम आनंद मेहंदू ने
3 कैमरा सेटअप की शुरुआत की। तब तो वी वर यूज्ड टू 1 कैमरा। एक कैमरा ऑन हुआ, हमने उसकी तरफ देखा, ये इधर देखा उधर, एक कैमरा आपको शूट कर रहा है, आपने शूट कर लिया। जब 3 कैमराज आ गए तो हमें मालूम नहीं कि किधर देखना है, क्या देखना है। तो उन्होंने कहा कि एक रेड लाइट ऊपर यहाँ जलेगी, तो जब वो जलेगी इसका मतलब दिस कैमरा इज टेकिंग यू, तो आप स्लाइटली वो फेसिंग इधर ले लेना, फिर वो कैमरा लाइट जले वहां ले लेना, यहाँ ले लेना। तो एक जो है आपका ध्यान जो है उधर रखना बहुत जरूरी है। हमने कहा नई चीज सीख रहे हैं। फिर फिल्मों में आदत होती है हम लोगों की 20 सेकंड का डायलॉग, 30 सेकंड का, यहाँ 10-10 मिनट के शॉट्स। तो इतनी गर्मी और आई स्वेट अ लॉट, और फिर इधर देखना उधर 10-10 मिनट के शॉट्स, हंड्रेड्स ऑफ क्यूज, बट इट वाज अ लर्निंग ग्राउंड दैट, एंड आनंद मेहंदू वाज अ टफ टास्क मास्टर। तो कहीं आपने आगे जाके गलती की, राइट फ्रॉम द टॉप हमने कहा आगे से ले लो, नहीं, राइट फ्रॉम द टॉप। तो एवरीबडी, तो ऐसा होता था अक्सर कि हम हमारे साथ जो को स्टार्स थी उसमें फरीदा जलाल भी थी, और साथ में हमारी जो पत्नी बनी थी भावना, वो तो हाँ बलसावर। कई बार ऐसा हुआ कि हमने बात करते करते इधर देखा, इनसे बात करनी तो है ही नहीं, तो मैंने कहाँ गई, और नीचे बेहोश पड़ी है। गर्मी से लोग बेहोश होकर नीचे गिरते, तो आप अपने जोश में रहते थे, बात करें, इधर घुमा तो फरीदा जलाल गिरी है, इधर घुमा तो इधर नीचे बेहोश, फेंटेड, नॉट वंस ट्वाइस, सो मेनी टाइम्स। इतनी गर्मी, कान से धुआं निकलता रहता था उसमें, और मेरा कैरेक्टर सुपर हाइपर एक्टिव था। वो हर जगह घुस के और फास्ट फास्ट बोलने की उसका आदत थी। तो हर जगह मुझे चोंच मारना है, हर जगह मुझे बोलना है, तू क्या बोल रहा है, इधर भी देखूंगा उधर भी देखूंगा, इधर क्यों देख रहा है, तू उधर जा पे, इस किस्म का कैरेक्टर था। तो कैन इमेजिन इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी। मैं कम से कम 10 गंजियां बदलता था अंदर, 10 नहीं 20-30, वो गीला होता रहता था, आई टू कीप चेंजिंग हंड्रेड्स ऑफ देम। और पर उसमें हमने किया, पर आई थिंक व्हेन यू वर्क अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम रेजिमेंटेशन जब ये होता है, तो आदमी तब के जो है ना वो कुंदन बन के निकलता है। देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड, किसी किस्म का कुछ भी हो, मैं सामना करने की इसमें मुझे क्षमता है। तो देख भाई देख वॉज अ ग्रेट लर्निंग ग्राउंड। और उसमें बड़े लड़ाई झगड़े और ये सब होते रहते थे, क्योंकि उसमें सीनियर एक्टर्स थे अपने नवीन निश्चल साहब, तो वो कहते मेरे बड़े भाई बने थे, हाँ। तो वो उनका ये होता रहता था कि भाई ये शेखर इतना फास्ट बोलता है तो फिर वी कैन नॉट कीप पेस विथ है, हम सबको फास्ट बोलना पड़ता है। तो बाद में एक बार आनंद मेहंदू ने हमें कंट्रोल रूम में बुलाया मुझे, और कहा देखो वो सारे कैरेक्टर्स अब तुम्हारे जैसे फास्ट बोलने लगे, दे हैड टू डू इट। बट बहुत मजा आया वो करने में। देख भाई देख इज वेरी फॉन्डली, और मुझे इसलिए क्योंकि वो एक परिवार की कहानी है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि जहां एक परिवार में कहीं कोई समस्या आती थी तो सब लोग उसको सॉल्व करते थे, इंक्लूडिंग द सर्वेंट। द सर्वेंट वाज नेवर ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट, वो उसको डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं हुई, ही वाज पार्ट ऑफ द फैमिली, व्हिच इज व्हाट आई लाइक्ड। तो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सेटअप में वो था, और बेवकूफ़ी वाली कॉमेडी नहीं थी, बट एक बड़ी लिखावट उसकी बड़ी अच्छी थी और बहुत अर्बेन थी, एंड येट उसके इमोशंस बहुत इंडियन थे, फैमिली वैल्यूज, टाइज, ये सब उन्होंने रखा था। तो इट्स वन ऑफ दोज सीरीज दैट बिकेम पार्ट ऑफ माय हार्ट, है ना। और अभी लोग बाहर जाते हैं तो देख भाई देख, इट्स इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। सब लोग उस वक्त, क्योंकि दूरदर्शन था, सब लोग वही देखते थे, तो इट्स पार्ट ऑफ एवरीवनस चाइल्डहुड, सब लोग, एवरीवन इज ग्रोइंग अप वाचिंग दिस सीरीज। तो बहुत मजा आया। एनी एपिसोड दैट वाज योर फेवरेट, बिकॉज़ इसमें कई सारे एपिसोड जो हमारे माइंड में फ्रेश हैं। ओके, एनी एपिसोड दैट वाज योर फेवरेट, एंड किस को स्टार के साथ आपकी ज्यादा जमती थी और आज भी आप उसके टच में? सब के साथ, फरीदा जी के साथ बहुत 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 क्यूट है। और तो हम लोग कभी कभी गंदे गंदे जोक्स क्रैक करते थे, या दोज स्लाइटली दोज टाइप ऑफ जोक्स विच जो नहीं क्रैक करना चाहिए जब महिलाएं हों आपके सामने। तो वो कहती थी नहीं बहुत बढ़िया, अच्छा मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम सुनाओ मुझे। सो शी बिकेम पार्ट ऑफ ऑल दैट वाज हैपनिंग ऑन द सेट। शुरू में थोड़ा सा एक ऐसा लगा कि एक शायद दीवार सी है, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो हम सब अलग अलग जगह से आए थे, बट दे देन बिकेम अ ह्यूज फैमिली। आप दिन रात साथ जब काम करते हैं तो आई गॉट अलोंग फेमसली विथ हर। भावना, विशाल, ये सब जो थे, नशु, ये सब हमारे बहुत करीब थे, और हम लोग बहुत बदमाशियाँ करते थे। तो हमने कहा कि हर रोज़ आई डिड नॉट हैव अ ड्राइवर, आई वाज स्टेइंग इन अंधेरी, महाकाली वहाँ पर रहता, तो वहाँ से ड्राइव डाउन करता था। रास्ते में पंक्चर हो जाते थे गाड़ियाँ, तो मैं खुद गाड़ी ठीक करता था, और फिर वक्त पे पहुँचते थे, वक्त पे छूटते थे। आई थिंक 1 या 2 साल हमने शूट किया, फिर वी वर द फर्स्ट वंस टू गो टू लंदन टू शूट देख भाई देख। तो एक लंदन के कुछ एपिसोड्स थे, वहाँ कुछ
और ही माहौल था, क्योंकि आनंद मेहंद्रू साहब वहाँ स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए, और तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत अच्छा बोल लेते हो और शेखर बहुत अच्छा बोलता है, तो कुछ भी जाके बोल लो, आई वीव अ स्क्रिप्ट अराउंड इट। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, भाई कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ थॉट तो होना चाहिए, क्या कहानी क्या है, क्या कर रहा हूँ, नहीं नहीं तुम कुछ भी बोलो। तो आई रिमेम्बर तो पहला शॉट था, तो हम लोग प्लेन से उतरे, तो उन्होंने कहा कि पहला शॉट में एयरपोर्ट पे लेते हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, तुम भावना को छेड़ रहे हो और वो भाग रही है, तुम उसको पीछे से छेड़ रहे हो और कहीं ठुट खा के गिर रहे हो इधर उधर, तो मैं कर रहा। अच्छा वो मैं करने लगा, सडनली आई सी 3 बिग बॉबीज, पुलिसमैन, सब गन लेके खड़े हैं वहां पर। तो हम सब घबरा गए, शूटिंग वूटिंग रुक गई। सो बोला कि वी हैव बीन रिपोर्टेड दैट अ वुमन्स बीइंग mugged out here. There's an old lady who called us, and there's a guy who's troubling a lady seriously. So we are here to arrest you. I said, अरे मर गया मैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने आनंद मेहंद्रू को मैं बताना चाहता, तो वो कट लिया कहीं, भाग गए, वो हमें छोड़ दिया। तो हमसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर? सो आई सेड वी आर शूटिंग बिकॉज यू आर नॉट सपोज्ड टू से शूटिंग, यू आर सपोज्ड टू से फिल्मिंग, वी आर फिल्मिंग हियर, वी सेड वी आर शूटिंग। तो शूटिंग उन्होंने समझा कि हमने गन से कुछ शूट कर रहे हैं। हाँ। बड़ा तमाशा हुआ, बड़ी मुश्किल से फिर वहां से उनको समझाया कि भाई वी आर इंडियन क्रू, वी कम हियर, आवर डायरेक्टर टोल्ड अस टू इनैक्ट इम्प्रोवाइज द सीन, तो हम लोग यहाँ ऐसे कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, शी प्लेज माई वाइफ, एंड बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। तो ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर दूसरे, जब हम सड़क पे शूट कर रहे थे, तो एक वेजिटेबल वेंडर था, तो हम दौड़ रहे थे, कोई मेरा पीछा कर रहा था, तो जाते जाते उन्होंने कहा, आनंद मेहंद्रू ने, कि इसकी सब्जी फल उठा के सब उसको मार देना, जो तुम पीछा कर रहा है तुम्हारा, फेंक देना उसको। तो हमने कहा, उससे परमिशन लिया, उसने लिया नहीं था, मैं गया, उसने उसके फल वल उठा के फेंक दिए, उसके सबसे सारे लोग मुझे घेर लिए पकड़ के। अरे मैंने कहा, आनंद मेरी पिटाई हो जाएगी तुम्हारी वजह से, बिकॉज दे सेड वी वर नॉट इवन टोल्ड, वी वर नॉट इवन अवेयर दिस इज व्हाट यू गोना डू, यू शुड हैव टेकन परमिशन, और इसने लिया नहीं था। तो आनंद साहब ये बीच बीच में करते थे, वो बताते ही नहीं थे किसी को, ये कर लो वो कर लो, हम लोग जो जोश में आके करते थे, पकड़ाते। बट इट वाज फन, इट वाज पिकनिक। बट अब आपके सामने जिंदा हूँ, सलामत, वन पीस। हाँ बिल्कुल। That's amazing. Okay, ये मैं एक देख भाई की एक और बात मुझे पूछने, what was your favorite episode? Because हमारे बहुत सारे ऐसे episodes हैं जो जहन में काफी ताजा है। I think बहुत सारे episodes बहुत अच्छे थे। एक ये episode मुझे अच्छा लगा था, जहां मैं विशाल को कीर्ति बना देता हूँ, कीर्ति को विशाल, that was my concept. I had written that script. तो ये हिप्नोटाइज कर देता हूँ दोनों को, तो दोनों, वो लड़की बन जाता है और लड़का बन जाता है, वो बहुत करने में मजा। बल्कि फर्स्ट एपिसोड मुझे करने में बहुत मजा आया था, कि जहाँ एक छोटा बच्चा, वो एक्चुअली चेयरमैन होता है, और वो जब आता है, उसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं और घर की लाइट चली जाती है, तो तब तक वो बच्चा आ जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हमारे ये विशाल है, उसका कोई फ्रेंड है, उसको पकड़ के लाता हूँ। मैं कहता, साले इधर झुको, घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे खड़ के वो मीटर में ठीक लगाऊंगा और वो प्लग ठीक करूंगा, और उसके पीठ पे खड़ा हूँ, तब तक लाइट आ जाती है, एंड देन नवीन निश्चल कम्स एंड सेज, ओ माय गॉड, व्हाट हैव यू डन टू माय बॉस? ये हमारा तो हमने कहा, ये आपका बॉस है, ये तो छोटा सा बच्चा है। बोले कि नहीं, इसका उम्र से कोई मतलब नहीं है, इज वेरी केपेबल। और ये तो वो करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट हैड अ नाइस ट्विस्ट to the episode toward the end. तो वो करने, वैसे सारे एपिसोड, even that जब आपको घर के अंदर झोपड़ा बना बोला, वो राइटर बनना चाहती हो क्या? मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, तो उसको उससे निकालने के लिए मैं भी वो दारूबाज बन जाता हूँ और आता हूँ, पीटू मारूं, ये वो क्या, वो भी बहुत खूबसूरत एपिसोड था, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। पूरा देख भाई देख का was so nostalgic this is. Yes. Tell me some moments about Movers and Shakers. आपने बताया कि आप स्क्रिप्ट तो फॉलो ही नहीं करते थे, लेकिन नहीं, मतलब जो बोले, वो तो स्क्रिप्ट तो रहती थे, आप जो लिखते थे बहुत सारे इम्प्रोवाइज, नॉर्मली लाइक द इंटरव्यूज बहुत खुले इंटरव्यूज थे, मतलब उसमें कोई ये नहीं था क्या पूछना है, क्या करना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब वो आते थे, कोई भी जिनका भी इंटरव्यू, तो मुझसे पूछते थे क्या पूछेंगे आप, तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम, लेट्स टॉक। वो एक अपनी किस्म का पॉडकास्ट था, अननोइंगली वो था कि हम बात करते हैं, देखते हैं बात कहाँ जाती है। हाँ। और बात से बात निकलेगी, वही करना है ना, और क्या इंटरव्यू में पूछना है। हाँ। और इंटरव्यू मुझे आपको कटघरे में तो नहीं खड़ा करना है। सो ये भी था कि बहुत उस इंटरव्यू में थोड़ी खिंचाई होती थी, थोड़ी सी रोस्टिंग होती थी, ये सब था। उस वक्त कॉफ़ी पीते थे हम, बैंड था, पहला एक लेट नाइट शो था। तो जब मैंने पहले किया तो बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ये तुम क्या कर रहे हो भाई टेलीविजन पे, ये कर क्या रहे हो? मैंने क्यों,
अरे कुछ अजीब सा, कुछ पॉलिटिक्स भी करते हो, पॉलिटिकल सटायर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, और तुम गेस्ट की खिंचाई भी कर रहे हो, रोशनी भी कर रहे हो, ये बैंड भी हो रहा है, कॉफ़ी भी पी रहे हो। मैंने कहा वी आर ट्राइंग आउट समथिंग न्यू। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनता तक आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर पहुंचाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी कि मैं खड़े होकर कुछ न्यूज़ बोल रहा हूं या न्यूज़ को सैटराइज करके बोल रहा हूं, और जब आप उन खबरों को सुनते हैं तो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो यह कि काश मैं भी ऐसा बोल सकता, ये जो इन्होंने कहा ये बात मुझे भी कहनी थी, या अब दूसरा यार यही तो मैं कहना चाहता था, ही सेड इट, यू नो, दैट्स हाउ द रिलेटेबिलिटी वाज सो हाई। ये जो इंसान जो कह रहा है ये हमारी आवाज़, यही हम कहना चाहते थे, यही हम, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी यही कहता, काइंड ऑफ थिंग। और जो गेस्ट आते, बहुत गेस्ट घबराते भी थे, पर बताइए तो क्या पूछे, मुझसे बताओ तो क्या, पर मैंने आई सेड यू जस्ट सिट इन द चेयर एंड एंजॉय द राइड, यू नो, आप, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। वो आपको कैसे कोई समझाए कि आप क्या महसूस करेंगे, इट्स ऑन, यू हैव टू टेक द राइट टू फील दैट एंड टू एक्सपीरियंस इट। तो वही चीज़ें होती थी। और एक दो गेस्ट तो बेचारे, सुना कि उनका पेट खराब हो गया, उनको डायरिया हो गया, डर के मारे वो चले गए। एक मुझे आई रिमेंबर वन ऑफ द फनीएस्ट रिएक्शन ऑफ अ पॉप सिंगर हु केम, बोला आपने मूवर्स एंड शेकर्स से बुला लिया, आई कैन नॉट बिलीव इतने बड़े शो में मुझे बुलाया गया और मैं इतना खुश हो गया। मेरी माँ ने कहा क्या हुआ तुम्हें आज इतना उछल रहे हो, बोले मुझे मूवर्स एंड शेकर्स से बुलाया गया, बस मैं गया और आधे घंटे में जलील होके आया। तो जब वो आया एक्चुअली तो आई वाज क्वाइट काइंड टुवर्ड्स हिम, आई वाज नॉट रोस्टिंग हिम। मैंने कहा ये पॉप स्टार जो है ना, हर दूसरे दिन पे कहीं ना गली कूचे हर जगह से निकल के आ रहे, एवरी सेकंड पर्सन इज अ पॉप स्टार। तो टुवर्ड देन व्हेन ही सो मी यू नो बीइंग वेरी काइंड टू हिम, बोला मज़ा नहीं आया सर। बोले क्या हुआ, आपने मुझे जलील नहीं किया, यू आर नॉट रूड टू मी, यू डिडंट रोस्ट मी, आप कीजिए ना। तो वैसे भी यू नो किरदार आते थे। पर आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, सुषमा स्वराज जो पॉलिटिकल फिगर्स थे, जो बड़े, वीपी सिंह साहब थे एक्स प्राइम मिनिस्टर, और विलासराव देशमुख थे, प्रमोद महाजन थे, ये सब तमाम बड़े लोग आए, एक्टर्स आए, शाहरुख वारुख, जितने लोग थे, जितने लोग आ सकते थे फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, चाहे वो आईटी फील्ड से हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, कहीं वो सारे ही आते थे और बहुत मज़ा आता था। इतने लोगों, मैंने हज़ारों लोगों से बात की, कम से कम 5,000 लोगों से बात की। और मुझे तो अभी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो मुझे याद भी नहीं कि आपने ये किया था, आई डोंट इवन रिमेंबर बिकॉज आई स्पोक टू सो मेनी पीपल एंड आई यूज्ड टू हैव लाइक 2 guests a day and the show was 5 times a week। शुरुआत की once a week, नेक्स्ट हफ्ते उन्होंने कहा भाई शो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो इसको ट्वाइस अ वीक कर देते हैं। मैंने ठीक है, इज डूइंग स्टिल बेटर, तो थ्राइस अ वीक, 4 times, यू द फर्स्ट वन टू स्टार्ट 5 times a week। और फिर 10:10 पे वो रात को शो आता था, तो हमने कहा इस वक्त में तो हिंदुस्तान सो जाता है। बोले कि नहीं, जागेगा ये शो देखने के लिए। ईश्वर की मेहरबानी थी कि वो सारे, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, राइटर्स की, जो लोग आए वो बहुत अच्छे थे, उस हिसाब से वो शो शुरू हो गया। और अच्छी बात यह है कि वो शो दोबारा शुरू हो रहा है अभी नेक्स्ट मंथ से, वी आर स्टार्टिंग मूवर्स एंड शेकर्स अगेन। That's amazing. Yes. बताइए नेक्स्ट मंथ कब? नेक्स्ट मंथ आई थिंक फ्रॉम When, where, how? अब वो सब आप देख, सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो वी विल स्टार्ट शूटिंग फ्रॉम द 15th of March। Okay. हाँ। Believe me when I say this, क्योंकि मैं आपको बोलने वाली थी why don't you come back with Yes. Movers and Shakers? जी। And आपने खुद ही मुझे बोल दिया। I want to know one thing from you, okay? जी। आपका जो तरीका था सटायर का, Yeah. आपका जो लाइंस थे हाँ। आपके, कभी ऐसे ना इंडिसेंट लगा और मजा आया और वो हमारी आवाज लगने लगी जी। कि हम जो कहना चाह रहे हैं। जी। आपने आजकल का रोज देखा है जो हो रहा है, जो कॉमेडियंस के बीच में हो रहा है, व्हाट्स योर टेक? दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड। देखिए, एक ज़माने की हवा चलती है जो एक अलग किस्म की हवा होती है, जो पिछले ज़माने से बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन चेंज का ये मतलब नहीं है कि आप उसको वल्गर कर दें या ऑब्सीन कर दें या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए या टीआरपी के लिए आप किसी हद तक चले जाएं। वो तो कोई भी कर सकता है। आप अपने सड़क पे चले जाएं, कपड़े खोल लें और दौड़ने लगे तो हज़ारों की भीड़ लग जाएगी। फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप यूं ही खड़े रहें और कुछ अच्छी बात कहें और फिर भीड़ लगे और लोग आपको फिर भी सुनना चाहें, वो बड़ी बात है। क्योंकि इस तरह की ऑब्सेनिटी करके तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो ये जो हो रहा है और जो यूट्यूब में हुआ, क्योंकि एक किस्म का एक इंडिपेंडेंस है वहाँ, स्वच्छंदता है, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका बहुत बहुत ज़्यादा दुरुपयोग
किया गया, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। और आपने देखा कुछ शोज़ में, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा जो कहाँ तक वो माँ बाप तक चले गए थे और किस किस्म की भद्दी बातें उन्होंने की थी, उनका शो बंद करवाना पड़ा था लोगों को। तो ये वो ह्यूमर का मतलब ये नहीं पेडेस्ट्रियन कि आप सड़क छाप बात करने लगे या गाली गलौज करने लगे। आज सोशल मीडिया में ज़्यादातर अनपढ़ लोग जो हैं, जो आ गए हैं, वो सोशल मीडिया के फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं। बाकी अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ उसका एक पोलर ऑपोजिट लोग हैं जो एक्सट्रीमली जो न्यूडिटी, ऑब्सेनिटी, गंदगी वो सब दिखा रहे हैं। तो वो एक चिंताजनक बात है आई थिंक। पर क्या है कि कोई भी जो सभ्यता है या कोई भी सिविलाइजेशन या एक समाज जो है वो एक दौर से गुजरता है, और गुजरने के बाद उसे महसूस होता है कि ये जो हम कर रहे थे वो गलत है, और फिर से एक नई शुरुआत होती है। तो मूवर्स एंड शेकर्स एक ऐसे समय पे आ रहा, मैं बीच में करना भी नहीं चाहता था क्योंकि इतनी गंदगी थी चारों तरफ। मैंने कहा जब ये सब दुष्प्रभाव सब जो हैं जब छट जाएंगे, फिर एक नई सुबह होगी, एक नया सवेरा होगा, जब नई ओस की बूंदें फिर से फूल पे दिखाई देंगे, जब मुस्कुराहटें दिखाई देंगी, जब लोग सभ्यता के दायरे में एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, तब इस शो का फिर से उदय होना चाहिए। और वही हुआ कि मुझे बहुत लोगों ने पिछले 10, 12, 15 सालों में कहा आप मूवर्स एंड शेकर्स क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, क्यों नहीं, वी ऑल ग्रोन अप विद, वी वांट टू अपने तरह का अनोखा यूनिक शो, ऐसा शो नहीं आया। तो आप जो कह रही हैं कि वो हमने कहीं इनडिसेंसी नहीं दिखाई उसमें, कभी अपने शब्दों का चयन भी जो हम करते थे, कभी कभी ऐसा अक्सर होता था कि कभी राइटर्स ले आते थे और लिख के कुछ भी, और मैं कहता था मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, चुका नहीं सर इसमें बहुत बढ़िया है, पंच लाइन्स बहुत अच्छे हैं, लाफ्टर्स बहुत, मुझे नहीं चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटेग्रिटी। तो मैं उसको दरकिनार कर, मैं कभी कहा ही नहीं। मैंने लोगों से बात करने में भी हमने कहा कि जो जैसा है उम्र के हिसाब से, पद ओहदा देख के जो बहुत बड़ा है उसके साथ हमने कभी कोई इस तरह का मजाक नहीं किया जो उसको बुरा लगे, बिकॉज मजाक और अपमान में बहुत कम फर्क होता है। एक देयर इज अ वेरी थिन लाइन, व्हेन यू क्रॉस दैट इट बिकम्स इंसल्ट। जब आप इधर हैं वो ठीक है, हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का फुल्का, इट्स लाइक कॉलेज रैगिंग जो होता है, वो अगर आप करें तो लोगों को भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप हमारे बारे में बोलिए और हमें रोज कीजिए, हमें अच्छा लगता है, बिकॉज वो सारा कुछ जो है वो तमीज़ के दायरे में था, वो बहुत ज़रूरी है, तो उसका एहतियात मैंने रखा। अमेजिंग। ओके सर, ये आपका लैंग्वेज है, जी। आपका जो लहजा है, हाउ डिड यू वर्क ऑन इट, या ये जो आपका ह्यूमर है, टाइमिंग है, जो सलीका है, हाउ डिड यू गेट दिस, एंड आपका वो स्ट्रगल क्या रहा है, या आपने उसके कैसे ढाला है अपने आप में, हाउ वाज, विच वेयर डिड यू कम फ्रॉम, एंड यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, और आपका ऑलवेज तो आई डोंट नो कहाँ से ये ख्याल आया और कहाँ से ये थॉट आया कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे और तमाम लोग ब्यूरोक्रेट्स थे, कोई आईएएस है, कोई चीफ जस्टिस है, कोई आईएएफ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई आईएफएस ऑफिसर्स है। तो उसमें मैं एक्टर, लोगों ने कहा कि भाई इसको ये ख्याल आया कहाँ से, इस बच्चे को ये एक्टर बनना चाहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि देने वाला ऊपर वाला जो है ना, वो सब आपको आपके डीएनए में डाल के भेजता है, और आप सडनली फिर वो जब कॉन्शियस होते हैं तो आपको लगता है कि मुझे ये करना है। और जब मैं ये फिल्में देखा करता था, लोगों को देखा करता था, मुझे दिल ने कहा कि मुझे भी यही करना है, मुझे अलग अलग किरदारों में जीना है। एक किरदार में जी के खुद से, अपने चेहरे से, अपनी आवाज़ से लोग बोर हो जाते हैं, मैं तो बहुत बोर हो गया। तो आपको ज़रूरी है कि आप जो ये किरदार आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं देख रहे हैं, आप नए नए किरदारों को जिएं और उन्हें दर्शाएं और एंटरटेन करें, इंगेज करें ऑडियंस को। तो तमाम लोग थे, जैसे दिलीप साहब थे, देवानंद थे, राज कपूर थे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, इस तमाम लोगों को, विनोद खन्ना, सब लोगों को देख के बड़े हुए, और बड़ा मैं मुतासिर था उनसे, उनका मुरीद था, और देख के मुझे अच्छा लगता था। और फिर हमने कहा जब हम बिहार में हैं, वहाँ थोड़ी ज़बान अलग है, हर प्रांत, हर राज्य की अपनी एक ज़बान होती है और उसका अपना एक फ्लेवर होता है, तो वो हिंदी से थोड़ी जुदा होती है। बंगालीज़ का अपना है बोलने का एक तरीक़ा, जो हिंदी फिल्मों में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप लैंग्वेज पे सडनली काम करना शुरू करते हैं। तो यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। बट ये भी है कि जो बेसिक देन है आपकी, देखिए बहुत सिंगर्स जो हैं वो कहीं नहीं सीखे होते, लेकिन जब गाते हैं तो क्या सुर में गाते हैं, वो कहाँ से आता है सुर, वो कैसे आता है, ऊपर से। और कुछ लोग सालों लगे हुए हैं, वो बात उनमें नहीं आती,
तो कुछ खुदा की देन होती है, कुछ ईश्वर जो है आप पे जब प्रसन्न होता है तो कुछ आपको दे देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। कुछ अलग इनमें है, कुछ अलग आप में है, कुछ अलग मुझ में है। जो मुझ में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मुझ में नहीं है। तो यही खासियत है इंसान की। जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग होते हैं, सबका चेहरा अलग होता है, सबकी मुस्कुराहट, सबकी आवाज़, टोनैलिटी सब अलग होती है। उस किस्म से ही ये टैलेंट भी है ना, तो भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से उसको पहचानना है। दैट्स कॉल्ड अ लेटेंट टैलेंट, जो आपके अंदर है बसा हुआ, आपको उसको पहचानना है। तो मैं धीरे धीरे करके पहचान पाया। और फिर मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ भाषा बदल गई, वहाँ लोग बदल गए, वहाँ कल्चर, तहजीब, तमद्दुन सब वो कुछ बदलता है। वहाँ से फिर सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। आई वाज एजुकेटेड इन अ पब्लिक स्कूल, तो बोलने का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सिंपोजियम हो या डिबेट हो या मॉर्निंग असेंबली स्पीच हो, वहाँ खड़े होकर बोलना, वो हौसला चाहिए, वो ताकत चाहिए। तो वो सब धीरे धीरे करके ना, व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो वो सब होने लगा। तो हमने कहा कि भाई मेरा जो ध्यान था वो हिंदी पे, अंग्रेज़ी पे और फिर उर्दू पे चला गया। तो मैंने कहा ये 3 भाषाएं जो हैं, जो ख़ास तौर पे फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, अंग्रेज़ी तो कम, फिर भी उर्दू और हिंदी। अब तो उर्दू भी गायब हो गई, अब हिंदी भी ख़राब हो गई सब लोगों की। पर मैंने इस पर बहुत ध्यान दिया और वजह ये रही कि कॉन्शियसली मैंने बहुत जो अच्छे जो स्पीकर्स थे उनको सुनता। इसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती, खुदा की देन तो रहती है, पर यू हैव टू कीप वर्किंग डिलीजेंटली ऑन दैट। वो बहुत ज़रूरी है, लोगों को सुने, पढ़ें, और इट्स एन इटर्नल प्रोसेस। आप कभी ये न ख़त्म होने वाली ये कहानी है, ये प्रोसेस है। आप जितना सीखेंगे उतना कम है। और फिर मैंने महसूस किया कि लैंग्वेज की अपनी एक ख़ासियत है और उसकी अपनी एक मधुरता है, और उसको सीखना, जब आप ज़बान बोलें तो वो कानों में अच्छा सुनाई देना चाहिए। तो मुझे याद है कि वो नज़्म जो है, सबसे पहले मैंने साहिर लुधियानवी जी की, जो कि बहुत बड़े शायर थे, और जितनी खूबसूरत गीत जो उन्होंने फिल्मों में लिखे हैं, कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, या अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, या मन रे तू काहे न धीर, ये तमाम जो उन्होंने लिखे। तो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी 1975 में, कभी कभी, जो थोड़ी सी 2 लाइन बच्चन साहब ने रिसाइट की थी, और मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। इवन व्हेन ही सेज कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी। मुझे कहा एक बड़ी खूबसूरत बात जो शायरों की होती है, जब उन्होंने कहा कभी कभी इज़ द फर्स्ट नज़्म दैट आई लर्नड, और वो वाबस्ता हुई, और जब मैंने उसको रिसाइट किया तो लोगों ने कहा वाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि उर्दू की ये खासियत है, और मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ, उर्दू जब समझ में आए तो बहुत खूबसूरत, नहीं समझ में आए तो ज़्यादा खूबसूरत, तो वो नज़्म थी कि कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँवों में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर, और मैं घनेरी जुल्फ़ों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुज़ारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात तो मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊँगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
और जब मैं ये कह रहा था तो मैं ऐसा समझ रहा था मेरे सामने मेरी महबूबा बैठी है और मैं उनको ही देख के कह रहा हूँ जिया को। I totally felt it. हाँ, तो ये इसकी खासियत है। तो ये ज़बान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक एकेडमी खोलने के बारे में, क्योंकि साहिर साहब ने अपने परछाइयाँ जो किताब उसमें लिखा है कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मुझे ज़माने से मिला, आज तो बहुत ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूर है। तो जो आपको समाज ने दिया है, जो आपको ईश्वर ने दिया है, वो आपको लोगों को लौटाना है, वापस करना है। तो ऐसा नहीं, लोग कभी कभी अपना हुनर अपना साथ लिए चले जाते हैं। ए कैंडल नेवर लूजेज इट्स लाइट व्हाइल लाइटिंग अनदर कैंडल। वो रोशनी उसके साथ रह जाती है, वो दूसरों को रोशन कर देता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इट्स अबाउट टाइम दैट आई शुड ओपन एन अकेडमी फॉर पीपल who want to be actors, good actors। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गया है। लोग पैसों के लिए ये स्कूल्स खोल रहे हैं, ये एक धंधा बन गया है, जबकि धंधा नहीं होना चाहिए, ये दिल की बात है, यू नो। तो भले ही कम लोग हों, वही लोग आप चुनें जिनमें आपने कहा कि वो गुण देखें कि इसमें ये एक्टर बन सकता है, क्योंकि एक्टर बनाया नहीं जा सकता, आपके अंदर जो खूबियां हैं उसको जगाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोई गाने वाला है, उसके सुर के कण हैं, उसकी श्रुतियां हैं, वो उसको एहसास नहीं कि वो अच्छा सिंगर गा लेता है, पर जैसे ही मुंह खोलेगा आपको लगेगा यू आर अ सिंगर, यू कैन बी अ ग्रेट सिंगर। उन्हीं लोगों को लाए जिनमें भगवान ने ये क्वालिटीज़ दी हैं। और मैं चाह रहा हूं कि एक्टिंग के साथ साथ ज़बान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आज माफ़ कीजिएगा, चाहे वो आरजेज हों, चाहे वो वीजेज हों, चाहे वो न्यूज़ कास्टर्स हों, जो भी, सारे लोग गलत हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू अंग्रेज़ सब। बहुत ही कम लोग होंगे, शायद एक आध होंगे जो बिल्कुल सही बोलते हैं या कोशिश करते हैं। बाकी तो फिर को जो लोग फिर बोलते हैं, फांसी बोलते हैं, फंदा बोलते हैं, तो आप ये सोचिए कि उनको इतना भी नहीं मालूम कि हिंदी में फ नहीं होता है, फ होता है। तो इस तरह की चीज़ें उनको सिखाना, ताकि जब वो पर्दे पे आएँ और जब बोलें तो लोगों को लगे कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये अपनी भाषा जानता है। मेरा बहुत पेट प्रोजेक्ट है ये, और बहुत दिल से ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो अगले महीने वो भी खुल जाएगा, इट्स कॉल्ड शेखर सुमन फिल्म अकेडमी। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग बहुत शिद्दत से इसको परसू करना चाहते हैं, जी, और सिर्फ इसलिए नहीं मुझे एक्टर बनना है, ये ख्वाब बहुत गलत है। आपको एक्टर बनना है, सही है, ठीक है, क्यों बनना है, कैसे बनना है, इसके बारे में सोचा। और ये किताबी चीज़ें नहीं है कि किताब खोला आपने थियोरेटिकली किसी को समझा दिया। ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी को बैठे बैठे गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ कि तुम ऐसे बैठो, उस पर ब्रेक लगा लो, फिर क्लच छोड़ना और सुनो क्लच दबाना तो गियर, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा अनलेस ही ड्राइव्स अ कार, और वहाँ गलतियाँ करके वो सीखेगा, राइट, ओनली देन ही कैन ड्राइव अ कार। एक्टिंग भी कुछ ऐसे ही है। और ज़बान, योर टोनैलिटी, आवाज़, यू नो, दीज आर द टूल्स ऑफ एन एक्टर। हाथ, बॉडी, चेहरा, आंखें, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्टर की अपनी एक ईमानदारी होती है, एक सच्चाई होती है। अगर आप सिर्फ इसलिए हैं कि मैं छपूं, दिखूं, पैसा कमाऊं, विच इज़ फाइन, लेकिन सिर्फ अगर आपका ध्येय, लक्ष्य वही है कि मुझे ये सब करना है, देन यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। तो मैं चाहूँगा जो लोग यहाँ सुन रहे हैं इस वक्त इस रेडियो के माध्यम से, और जो लोग चाहते हैं और शिद्दत से, और अपने आप ये पहला ये सवाल अपने आप से पूछें कि क्या मुझ में वो हुनर है अंदर। अगर है, आप महसूस करते हैं वो ईमानदारी है, वो सच्चाई है, अगर इस हकीकत का आप सामना कर सकते हैं कि हाँ मुझ में है, तो आप आइएगा ज़रूर। इट वुड बी माई प्रिविलेज टू टीच ऑल ऑफ देम। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, और भी आगे लोग जिनके पास ये हुनर है वो आगे बढ़ें, इसे सिखाएं। और इसे प्लीज़ प्रोफेशन को एक बिजनेस नहीं बनाएं। दिस इज़ नॉट बिजनेस। वो अपनी जगह है, एक मॉडल है, जो आपको एक स्कूल चलाना है वो तो अलग है, लेकिन आप सिर्फ एक क्लास में 100 लोगों को बैठा दें उसका कोई मतलब नहीं। यू नो, आप बाहर भी देखेंगे जो पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशो बहुत कम होता है, 10 लोगों को एक प्रोफेसर, ताकि वो उन पर तवज्जो दे सके, उन पर ध्यान दे सके। तो ये जो है मैं करना चाह रहा हूं। तो ये दो बड़े अभी this is big news. I'm sure that and I'm breaking it for the first time here. Thank you so much. I think हमारे जो listeners हैं वो बहुत खुश होने वाले हैं, जी, because these are the things we didn't know कि आप ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा कि ये कि जो एक्टर है, अब मैं प्ले से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। इस वक्त मैं कर रहा हूँ एक प्ले जिसका नाम है एक मुलाकात, which is the unrequited love story of साहिर लुधियानवी and अमृता प्रीतम। That's why that नज़्म came कभी कभी। तो वो 125 शोज
उसके मैं कर चुका हूँ, और इसके पहले आई प्ले सादत हसन मंटो। आगे मैं आई एम गोइंग टू प्ले गालिब, द लास्ट डे ऑफ मिर्जा गालिब, इट्स कॉल्ड मिर्जा, इट्स अ फैंटास्टिक प्ले, ब्यूटिफुली रिटन, और पूरे एआई के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे आ रहे हैं। तो देखिए, जब प्ले एक एक्टर करता है तो क्या होता है, जब वो स्टेज पे आता है, ही इज लाइक अ सोल्जर ऑन अ वॉर फ्रंट, डू और डाई। वहां अगर कोई, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ रीटेक। फिल्म जो एक्टिंग है ना, वो सबसे आसान है, सबसे आसान, क्योंकि यू हैव द, आपके पास सेफ्टी नेट है। आप भूल गए फिर कहिए, भूल गए फिर कहिए, लिखा हुआ पढ़ ले, कोई देख नहीं रहा है। यहाँ कैमरे के पीछे लोग लिख देते हैं, मुझे मालूम है कई एक्टर्स जिनको लाइंस याद नहीं रहती, वो पीठ पे लोगों के लिख देते हैं, दीवारों पे, जमीन पे लिख देते हैं। यू हैव नो बिजनेस टू बी एन एक्टर इफ यू गोइंग टू बी रीडिंग लाइन्स। इफ यू कैन नॉट मेमोराइज देम, यू कैन नॉट इंटरनलाइज देम, गेट द हेल आउट ऑफ दिस प्रोफेशन। आप तो ये जब आप स्टेज पे इसलिए जाते हैं कि वो आपको वो करेज, वो हिम्मत, वो हौसला, और वो रिस्क लेने की जो बात है कि मैं करूंगा, मैं खतरों से खेलना चाहता हूं, तो मैं वहां जाऊंगा और मैं अपने रोल को अदा करूंगा। तो जब आप वहां लोगों का सामना करते हैं, एंड यू हैव 2 hours ऑफ प्ले इन योर हेड, और 3 hours समटाइम्स, एंड यू हैव टू जस्ट बी इन द कैरेक्टर, से द लाइन, टेक द लाइट, वॉक अराउंड, टेक द क्यूज, वो बड़ी बात होती है। तो मैं उससे हमेशा जुड़ा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है उसमें मेरे क्राफ्ट में बड़ी एक इजाफा होता है, बढ़ोतरी मिलती है। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो गालिब विच इज़ कॉल्ड मिर्ज़ा, वो मैं चाहूँगा कि आपके जो लोग भी सुन रहे हैं, मुझे आपके शहर में अगर मैं प्ले हमारा होता है, आप पढ़ते हैं, या बम्बई में, या कहीं भी एक मुलाकात, तो उसे देखने ज़रूर आइएगा, गालिब देखने ज़रूर आइएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जैसे एकेडमी है, मूवर्स एंड शेकर्स है, ये सब भी कर रहा हूँ। I am also a very good cook, तो I am opening up a culinary channel on a YouTube, जिसमें मैं बिहारी क्विजीन्स, और तो सब मैं कॉन्टिनेंटली बनाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, बट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, बिहारी क्विजीन्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, एंड आई वांट टू टीच पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक। ये सिर्फ एक फीमेल का डोमेन नहीं है, सारे लड़के भी इसे कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी थेरेपेटिक। लोग लगता है खाना, इट्स नॉट खाना। फॉर एन एक्टर यू आर गिवन ए रेसिपी, जैसे आपको स्क्रिप्ट देगी, इट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, और आपने कहा इसको मैं थोड़े अलग तरीके से बनाना चाहता हूं, सो यू विल ऐड योर बिट टू इट, एंड द डिश बिकम्स एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट यू आर टोल्ड। उसी तरह रोल में आपको डायरेक्टर को समझाता कि ये रेसिपी है आपकी, ये करना है, ये इसका इमोशनल एंगल है, या जो भी आपने अपनी तरफ से, अपनी समझ से कुछ उसमें डाला, और डायरेक्टर जो है वो हैरत में आ जाता कि ये आपने कैसे सोचा। सो दैट्स हाउ। तो ये है, या फिर सेहत का ख्याल रखते हुए, वेदर इट इज बॉडी बिल्डिंग। तो मुझे लगता है एक लाइफ है, आपको सब कुछ करना है, क्योंकि फिर ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो चाहे इट इज राइटिंग और डायरेक्टिंग और डूइंग टॉक शोज और गेम शोज और फिल्म और ओटीटी और टीवी और लाइव शोज और कुकिंग और गार्डनिंग और बॉडी बिल्डिंग, सिंगिंग, आई वांट टू डू इट ऑल, आई हैव डन इट ऑल। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं, आप बढ़ें, आगे बढ़ें, सब कुछ संभव है इसी लाइफ में, सब कुछ आप कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट सेइंग दैट यू नो, यू मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन। यू कैन बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड यू कैन बी मास्टर ऑफ ऑल, तो आप सिर्फ मेहनत करें। बिकॉज अगर मैं गाने के लिए अगर 4 बजे उठता हूँ, सुबह रियाज करता हूँ 4 से 6, और 6 से 9-10 तक आई एम इन द जिम, बिकॉज देन इट्स आउट ऑफ माई वे, पूरा दिन जो मेरे लिए फ्री हो जाता, तो मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप सोते रह गए तो आप सोते रह गए और आप खोते रह गए। तो ये आई हैव 4 रिलीजेस दिस ईयर, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड जनादेश, जो प्रकाश झा की फिल्म है, वो भी रिलीज होने वाली है। उसमें बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ये कही गई है कि ये जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है, ये जो भी हमारा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, या जो भी हम लोग उंगली उठाते हैं जनता ग्रुप में कि ये नेता ऐसा है, वो नेता, चुना किसने? चुना आपने। अगर चुना है आपने तो फिर बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आप करप्ट लोगों को चुनेंगे तो व्यवस्था भी करप्ट ही होगी। तो जनादेश, जन का आदेश जो है, जो उस पर ही समाज टिका हुआ है। बिफोर यू कास्ट योर वोट, थिंक ट्वाइस। और आपको लगता है कि अगर ये कैंडिडेट कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही वो पार्टी बहुत अच्छी हो, कैंडिडेट अच्छा नहीं, वोट मत कीजिए, नोटा कर दीजिए, है ना, लेकिन वोट मत दीजिए। तो हम लोग गलत लोगों को वोट देते हैं, गलत वादों पे हम लोग हमेशा फिसल जाते हैं हर 5 साल में, और वो तो होता ही नहीं।
क्योंकि नेता पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए, है ना। वो आपको इस तरह के वादे, इस तरह के सपने दिखाते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग लाइंस होती है, दाग ढूंढते रह जाओगे। भैया दाग वही है, कहाँ ढूंढते रह जाओगे, ये सामने है, लेकिन बोला है तो लोग फिर बिलीव करने लगते हैं, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन गेम। तो जनादेश में यही है कि आप जो भी लोगों को चुनते हैं, पार्टी के आधार पर मत चुनिए, कैंडिडेट के अपने पर्सनल बैकग्राउंड पे चुनिए। अगर मैं बहुत अच्छा काम करना जानता हूं, कर रहा हूं, और आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन मैं गलत पार्टी में हूं, फिर भी आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम करता हूं। सो डोंट गेट स्वेड बाय दिस पार्टी पॉलिटिक्स एंड पार्टी स्लोगन्स एंड ऑल। तो उस तरह से की एक फिल्म वो है, एक सैंड माफिया पर एक फिल्म है जो नेटफ्लिक्स के लिए, इट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग लाइव। एक जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग पे है, इट्स कॉल्ड पिरामिड, जहां लोग बेवकूफ बनाते हैं, द पॉन्जी स्कीम, इट्स कॉल्ड पिरामिड। और एक हमने किया था विच इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 90s इन बिहार पॉलिटिक्स, विच इज कॉल्ड AK-47। तो 4 ये मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल। आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मैं OTT, फिल्म, stage, academy, movers and shakers, all of that is happening once again. Wow, that's Thank you. amazing. आपके सारे फैंस के लिए this is going to be like one thing कि हम they'll be very happy to know this. Okay, थोड़ा सा हम अगर जाएं about your first film. जी, उत्सव। Tell us about that, because आपने बताया कि RK स्टूडियो के साथ आपकी इतनी अमेजिंग मेमोरी। मैं आपको बताऊं कि ये नेपोटिज्म की इतनी बातें होती हैं, हाँ, कि भाई इसका भांजा, इसका भतीजा, ये वो, और सबको फिल्में मिलते हैं। मैं तो किसी को नहीं जानता था और कोई मुझे नहीं जानता था। मैं बंबई जैसे एक महान नगरी में आया और आके मेरा सबसे पहला थॉट था लेट्स गो बैक, क्योंकि यहाँ मुझे कौन देखने वाला, भाई या करोड़ों लोग। मैं वहाँ बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैंने कहा भाई अपने मुझे यहाँ नहीं रहना, बिकॉज हु इज गोइंग टू लुक एट मी। और हमने सुना था कि बड़ी मेहनत, बहुत शिद्दत और बहुत सारी किस्मत की जरूरत होती है। बट वही है कि आपकी किस्मत आपका हाथ पकड़ के आपको वहीं ले जाएगी जो आपके नसीब में लिखा है। ये अक्सर जो बंबई या मुंबई अब कहते हैं कि जब लोग आते हैं सालों लग जाते हैं स्ट्रगल करने में। कुछ लोग जो हीरो बनने आए थे वो स्पॉट बॉय बन जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, कुछ बर्बाद हो जाते हैं, कुछ एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, कुछ डायरेक्टर बन जाते हैं, कुछ ये वो। जो बनते हैं उनके पीछे ये कहानी है, भाई मैं मरीन ड्राइव पे बेंच पे सोता था, भाई मैं चने खाता था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास कहने को कोई कहानी है ही नहीं, कमबख्त। कि मैं इधर स्टेशन पे, मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, मैं गुफाओं में रहता था, मैं यहाँ करता था, मैं वॉचमैन भी बना, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं स्पॉट बॉय भी बना, मैंने सब कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं सिर्फ और सिर्फ वही काम करने आया था, मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। आई नो इट वॉज प्रॉब्ली अ क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल, वो करना भी जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि भगवान जब आशीर्वाद देता है ना, तो हम जैसे बड़े साधारण से अदना से इंसान भी ऊपर उठ जाते हैं। तो उसकी कृपा थी, तो मैं आया। और नेपोटिज्म की बात की, इसको काम मिलता है, उसको काम मिलता है, अगर किसी को नहीं जानते तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर वाला है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, वो आपकी देखरेख करता है, और जब आप कोई गलत काम करें तो आपको एक सबक भी सिखाता है। बहरहाल मैंने कुछ जिंदगी में अच्छा काम किया होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में। आया 15 दिनों के अंदर, 15 days आई वॉज सिलेक्टेड एज द हीरो इन उत्सव ऑपोजिट रेखा, इन वन ऑफ द बिगेस्ट मैग्नम ओपस। और मैं गर्व से, फख्र से ये कह रहा हूं कि ये किसी के साथ नहीं हुआ। और शशि जी, जिनके दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत होनहार, वो इस रोल को करना चाह रहे होंगे, या बहुत लोग चाह रहे थे कि वो करें, और तमाम इंडस्ट्री के लोग भी, इट वाज अ वेरी कवर्टेड रोल कि वो चाहें, लेकिन वो शशि जी ने कहा ना, ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग, इसको ही मिलना चाहिए, और उन्होंने मुझे दिया। तो व्हाट अबाउट ये जो नेपोटिज्म की बातें हैं, ये सब ढकोसला है, ये सब झूठी बातें। हाँ, नहीं मतलब जो लोग एक दूसरे जानते हैं ठीक है, काम दे रहे, पर ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर्स को काम नहीं। जितने लोग हैं आज, सारे तो आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, मनोज कुमार, सब तो बाहर से आए, अपना नाम कमाया। तो ये सब झूठी अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं, जो खामखा अटेंशन सीकिंग जो लोग हैं, ये कहने के लिए कि कुछ एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दो, फिर वो हंगामा हो जाएगा, इस पर बातें चलती रही, पर नथिंग लाइक दैट। इसकी बुनियाद जो है वो दिल्ली में, जब मैं रेपरेटरी कंपनी में काम कर रहा था एज एन एक्टर, तब शुरू हो गई थी। इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि ऊपर वाला ना पहले से सारा
का सारा स्क्रिप्ट लिख देता है, आप सिर्फ पन्ने पलट नहीं सकते। रियल लाइफ में जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप पन्ने पलट के आप देख सकते हैं कि आखिर में क्या हुआ या बीच के सीन्स क्या है। इस स्क्रिप्ट में आप कुछ नहीं देख सकते, पर स्क्रिप्ट है। अब उसके अंदर क्या है, एज यू गो ऑन इन लाइफ वो एक एक पन्ना खुलता जाएगा। पर गॉड स्ट्रिक्ट एडवाइस, डोंट ट्राई टू ओपन द पेजेस बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वोंट, एंड इफ यू डिड यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। तो वो आप ना एस्ट्रोलॉजर से पूछ दे ये मेरा क्या होने वाला, वो क्या होने वाला, कुछ नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। तो वो लिखा हुआ उसमें। मैं जब रेपरेटरी कंपनी में था, शम्मी जी एक पुरानी एक्ट्रेस थी जो अब नहीं है, मरहूम शम्मी जी आई थी दिल्ली और वो एक फिल्म बना रही थी पिघलता आसमान, जिसमें शशि कपूर हीरो थे, राखी और रति अग्निहोत्री वगैरह थे। तो वो एक छोटे से रोल के कैमियो रोल था, उसके लिए एक लड़का किसी थिएटर से वो तलाश कर रहे थे जो थिएटर करता हो। तो वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट कल्चर था, तो वहाँ घूमते घूमते पहुँचे तो शी लाइक्ड मी। उन्होंने कहा ये यू नो ही फिट्स द बिल, और ये बिल्कुल सही है जो किरदार हमें चाहिए था। तो हमें अलाउड नहीं था रेपरेटरी छोड़ के काम करने का, लेकिन कभी कभी एज पार्ट ऑफ आवर इंटर्नशिप कि आप बाहर जाइए थोड़ा तजुर्बे के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप तुम कर सकते हो बाहर आके रेपरेटरी के परमिशन के साथ। मैंने कहा मैं बिल्कुल, मैं तो उछल रहा था, मुझे फिल्मों में आधे सेकंड का रोल मिले जो भी। आपने कहा हम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मैं 1,000 रुपये दूंगी। तो हमने कहा ठीक है। तो शी गेव मी 100 रुपीज़ सम साइनिंग अमाउंट, और मैं इतना खुश। और उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद शूटिंग है, और मैं डिफेंस कॉलोनी में रह रहा था, मैं बरसाती में रहता था। तो कोई एक प्रोडक्शन वाला आएगा, गाड़ी आएगी, उसमें से तुम्हें आवाज़ दी जाएगी, तुम नीचे आना, तुम्हारे पास कोई सूट है? हाँ मेरे पास एक सूट है। और वो सूट की भी कहानी अलग है। वो सूट पहन के मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लौटते वक्त मोटरसाइकिल से गिर गया था, और वो सूट पीछे से पैंट फट गया था सड़क से रगड़ के, तो उसमें पैबंद लगा रखा था मैंने क्योंकि पैसे नहीं थे नए सूट खरीदने का। तो खैर हमने कहा कि जैकेट बड़ा है वो कवर कर लेंगे, और शॉर्ट फ्रंट का है ना, पीछे का तो शॉर्ट नहीं, तो ठीक है। तो वो सूट लेके मैं खड़ा था। 3 दिन हो गए, वो कमबख्त इडियट आया ही नहीं, वो प्रोडक्शन वाला। तो हमने कहा ये मायूस हो गए, ये बम्बई वाले ऐसे ही लंबी लंबी फेंकते हैं कि आपको ये देंगे वो देंगे, वो नहीं आया। एक दिन जब मैं बिल्कुल मायूस हो गया था और सोचा कि ये अब ये नहीं होने वाला है, अचानक एक हॉर्न एम्बेसडर का बस्ता, मैं नीचे झांकता हूँ, खड़ा है कल्लू मियाँ, आ जाइए नीचे, शेखर आ जाओ, ये शूटिंग पे चलना है। और हमने कहा कि चलिए। वो हम शूटिंग पे गए, और फाइनली वो शूटिंग की हमने, और मेरा सीन राखी जी के साथ था, वो मैंने किया, एक टेक में हो गया, और सब लोगों ने तालियां बजाई, फिर बात खत्म हो गई, मैं आ गया। तो हमने, वो जो प्रोड्यूसर थी शम्मी जी, हमने कहा जब मैं बम्बई आऊँगा तो मैं किसी को नहीं जानता, मैं आप ही से मिलूँगा, तो आप मुझसे मिलेंगी, आप मुझे हेल्प करेंगे? बोली हाँ। उन्हें कागज़ का टुकड़ा एक ज़मीन से उठाया हमने, वो कहा आप नंबर लिख दीजिए। वो नंबर, उसको इतना संभाल के रखा मैंने जैसे जाने क्या अमानत है, और उसको अपने पास रख लिया, और रोज़ देखता था वो कागज़ अपनी जगह है कि नहीं, उसको बिल्कुल लॉक नहीं, क्योंकि वही एक सहारा था मुंबई आने का। उसी कागज़ के सहारे मैं मुंबई आया इन मिड 80s। और फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, मुझे बुलाया, और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैंने किस फिल्म की शूटिंग? बोले वही पिघलता। मैंने 3 साल के बाद अभी तक उसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? बोले हाँ, पैसे की कमी हो गई थी, फिल्म रुक गई थी, तो तुम शूटिंग देखने आओ। मैं शूटिंग देखने गया, वहाँ शशि जी शूट कर रहे थे सनकिस्ट बंगलो में माउंट मेरी में, और मैं उनके बगल में बैठा। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, यंग सा लड़का है, दिल्ली से आया है, उन्होंने बातचीत की, शॉट देने गए, वापस आए। थैंक गॉड उस समय मोबाइल या कुछ ऐसा नहीं था, सो ही वाज सिटिंग आइडल, सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। तो उन्होंने कहा क्या करते हो यंग मैन, व्हाट डू यू डू? हमने कहा कि सर हम दिल्ली में थिएटर करते हैं। तो क्या यहाँ क्या करना है? फिल्मों में काम करना है। मैंने जी अच्छा ओके गुड। फिर वो चले गए शॉट देने। फिर थोड़ी देर के बाद आए, तो और किसी से मिले हो? मैंने कहा नहीं, आप ही से मिल रहा हूँ, एंड आई कांट टेक माई आइज ऑफ यू। मैंने कहा पहली बार एक एक्टर को देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर गए शॉट देके, फिर आए, बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बहुत बड़ी, उत्सव, और उसमें रेखा हीरोइन है। तो यहाँ तक जब मैंने सुना तो मैं कहानी मैं समझ गया कि मुझे ये कोई छोटा मोटा कोई रोल ऑफर करने वाले हैं कि उसमें काम करूँ, एक छोटा सा रोल है। उन्होंने कहा कि रेखा हीरोइन है और अमिताभ बच्चन इसके हीरो थे, लेकिन हमने फिर बाद में जब कहानी पे वर्क किया तो द हीरो हैज़ टू बी मच यंगर दैन द हीरोइन। वसंत सेना जो है, चारू दत्त का आप रोल कर रहे हैं,
तो अगर वो 30 साल के हैं तो इनको 20 का होना ज़रूरी है। तो कहानी इस तरह से है। तो बच्चन साहब नाउ विल बी प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर, सो ही विल प्ले द विलन। और मैं सब सुन रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था नेक्स्ट क्या कहने वाले। तो वो हीरो है, वो बहुत यंग सा लड़का है। वुड यू प्ले द हीरो? मैं कुर्सी समेत नीचे गिर गया। मैंने कहा इफ दिस इज अ जोक, दिस इज अ वेरी बैड जोक मिस्टर कपूर, क्योंकि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मतलब आप सच कह रहे हैं क्या? मतलब यू एक्चुअली लुकिंग एट मी एज अ हीरो? बोले यस, आई वॉन्ट यू टू प्ले द लीड पार्ट, बिकॉज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम उस रोल में बहुत फिट होते हो। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। आप जाके गिरीश कर्नाड जो डायरेक्टर है उनसे मिलिए, आपका बाकायदा स्क्रीन टेस्ट होगा। अगर उसमें आप पास कर गए देन फिजिकली यू सूट द रोल। तो फिर मैं माहिम में वो गिरीश कर्नाड थे, उनकी वाइफ थी सरस्वती, और वो चारुदत्त का कैरेक्टर, वो अपेरेंटली दे वर हंटिंग एंड स्काउटिंग फॉर द लास्ट 1-2 years फॉर दैट बॉय, दे वर नॉट गेटिंग। तो जब वो मैं पहुंचा, वो ट्रेन वेन से उतर के और माहिम उनके घर पहुंचा, दरवाज़ा उनकी वाइफ ने खोला, सरस्वती ने, और मेरी तरफ देखा और बोला गिरीश योर चारुदत्त इज हियर। सी प्रोविडेंस, ये सारा कुछ मैंने कहा स्क्रिप्ट में पहले लिखा होता है, वरना हजारों करोड़ों लोग मुझसे बेहतर हैं। तो फिर मैं, बिकॉज आई वॉज जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड वो फिर मैं अंदर गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, बिकॉज देन ही कॉल्ड मी फॉर द स्क्रीन टेस्ट। मैं RK स्टूडियोज कमिंग बैक टू दैट, वहाँ मैं गया। मुझे याद है वो कौन सा बस पकड़ा, कहाँ साइन में उतरा, कहाँ मैं वो ट्रॉम्बे वाली बस पकड़ के फिर वो मैं RK स्टूडियो उतरा। वहाँ जब मैं पहुँचा तो देखा बहुत सारे लड़के हैं। तो मैंने किसी से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुम भी आए हो? तो कहा मैं चारुदत्त कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं चारुदत्त कर रहा हूँ। तो पता चला 500,000 चारुदत्त वहाँ थे। शशि कपूर ने सबको बुलाया था शायद। तो मैं अपने आप को बहुत ऐसा खुशकिस्मत समझ रहा था कि आई एम द ओनली वन, अरे क्या डूड हूँ मैं, मुझे सेलेक्ट किया है। 500,000 लोग थे। मैंने कहा अब तो कोई चांस नहीं है, अब तो मेरा कंपटीशन तो 1000 लोग में कहाँ से मुझे मिलेगा। पर ये कुछ लंच टाइम के बाद शूटिंग होने वाली थी। लंच टाइम में हम सब बैठे थे सारे लड़के। यू नो व्हाट दिस गाइज वर सेइंग, आई डोंट नो व्हाई वी फील कि दिस बॉय इज गोइंग टू गेट द रोल। तो मुझे तरफ दिखा के, तो मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तो मैं बहुत हम्बल हो गया, नहीं ऐसा थोड़ा, पर अंत में तो ये कह रहा साले तुम लोग सब फेल हो जाओ, मुझे मिलना चाहिए। तो बोले तुम्हें ही मिलेगा, देख लेना। क्यों? देयर इज समथिंग अबाउट योर स्माइल, देयर इज समथिंग अबाउट द वे यू लुक। मैंने कहा चलो ठीक है। जब फिर वो स्क्रीन टेस्ट हुआ हमारा जब हो गया और सबका पैकअप था, तो गिरीश जी केम ऑन द माइक एंड ही सेड एवरीबडी लीव, एवरीबडी शुड लीव एक्सेप्ट शेखर सुमन। मेरा एंटेना खड़ा हुआ। मैंने कहा कुछ तो हुआ है बॉस, या तो बहुत बुरा हुआ है या तो बहुत अच्छा। बहुत बुरा हो नहीं सकता क्योंकि ठीक ठाक किया था। तो जब के जाने के बाद उन्होंने कहा इधर आइए, इधर आओ, व्हाट यू डिड राइट नाउ वाज फैंटास्टिक। जो हमने देखा, सब ने, कैमरामैन बहुत बड़े कैमरामैन थे, अशोक मेहता, ही इज नो मोर नाउ, और किसी ने प्रॉक्सी किया था रेखा का रोल। MSD की एक एक्ट्रेस थी, वो रेखा बन के आई थी, और वो हमने वो सीन इन एक्ट किया था जो फाइनली मैंने शूट किया। और उन्होंने कहा यू वर टेरिफिक, यू आर 99% इन, बट दैट 1% डिपेंड्स ऑन रेखा सेइंग यस। अगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं न्यू कमर के साथ नहीं काम करूंगी, तो देन इट्स बैड लक। मैंने कहा लीजिए, मतलब एकदम क्लाइमैक्स पे आके मार दिया हीरो को पहले ही। हाँ, तो मतलब मुंह तक आते नहीं वाला, छिन जाने वाली बात थी। मैंने कहा फिर अगर रेखा जी ने अगर ना कर दिया तो नहीं, क्योंकि इसमें यू नो देयर लॉट ऑफ इंटीमेट सीन्स, ये वो, तो शी माइट बी वेरी अनकंफर्टेबल डूइंग इट विद अ न्यू कमर। अब मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद पहले रशेज आते थे, शूट होता था, उसके रशेज आते थे, लोग देखते थे। तो शशि जी की वाइफ जेनिफर जी थी, उन्होंने बहुत लाइक किया, कैमरामैन लाइक किया। मैं पटना में था उस वक्त, उन्होंने फ़ोन किया, गिरीश दैट योर स्क्रीन टेस्ट हैज़ कम आउट रियली नाइस, एवरीबडी लव्ड इट, बट रेखा हैज़ टू से यस। अब मैं दिन रात प्रार्थना करूँगा, रेखा प्लीज़ डू समथिंग टू योर सेल्फ, एंड मुझे आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए और हाँ कर दीजिए। तो मुझे पृथ्वी थिएटर में जो ऑफिस था शशि जी का, वहाँ बिठाया जाता रोज़ कि रेखा जिस दिन आ गई, और वो कभी भी आ सकती हैं, तो आपको दिन भर यहाँ बैठना है। तो मैं दुल्हन की तरह सच के बैठा रहता है, मेरा पति आने वाला है जो मुझे लाइक करेगा, और वो आएंगी और फिर देखा जाएगा। अगर वो हाँ कहीं दो ठीक है। रोज़ एक गाड़ी आके रुकती थी, लेकिन उससे रेखा नहीं निकलती थी। तो एक दिन
मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला, उसमें से रेखा निकली. माई हार्ट कुड हैव जस्ट कम आउट ऑफ माई चेस्ट. वो हमने कहा कि ये तो परीक्षा की घड़ी बस सबसे बड़ी, कि भाई यहाँ आते आते मतलब 99 पे आउट नहीं होना है मुझे. और वो आई और ऐसा ऊपर नीचे मुझे स्कैन किया वैसे और अंदर चली गई. एंड दैट वाज इट. अब मुझे मालूम नहीं, हमने तो परीक्षा दे दी, रिजल्ट क्या है मुझे नहीं मालूम. तो नेक्स्ट डे मैं बहुत घबराया था. मुझे डर के मारे शशि जी से पूछा नहीं, क्या बोला, हाँ नहीं, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. दूसरे दिन मैं पृथ्वी थिएटर जहाँ वहाँ बाहर ऐसा घूम रहा था, तो शशि जी फूलों को पानी दे रहे थे अपने गार्डन में. तो मैंने ऐसे झांका तो उन्होंने कहा कम हियर. मैं गया एकदम, यस सर, ऐसे स्कूल के स्टूडेंट की तरह एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह खड़ा हो गया. बोले, यू डोंट वांट टू डू द फिल्म? I said, excuse me, sir, you don't want to do Utsav as a hero? I said, yes. Then go and grab the role, meet Girish. Rekha said, yes, you're doing the film. अब मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से पैर जूते सब फेंक के मैं अपने सिस्टर के साथ रह रहा था अंधेरी के उस तरफ फ्लाईओवर. मैं वहाँ से नंगे पैर बेतहाशा पागलों की तरह दौड़ने लगा. बिकॉज दिस वाज समथिंग एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. 15 दिन हुए थे भाई साहब यहाँ वो बम्बई आए हुए. आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट आई बीन कास्ट ऑपोजिट द बिगेस्ट एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम, प्रिमा डॉना रेखा. और मैं सड़कों पे बेतहाशा दौड़ा जा रहा हूँ. मुझे जल्दी से पहुंच के अपने सिस्टर को बताना था कि आई हैव बीन सिलेक्टेड. मोबाइल नहीं, कुछ नहीं. मैं दौड़ा जा रहा हूँ, मैं सड़कों पर दौड़ रहा हूँ, मैं फ्लाईओवर पर दौड़ रहा हूँ. दौड़ के फिर मैं उनके अपार्टमेंट पहुंचा. वो 3rd फ्लोर पर रहती थी जहाँ मैं रह रहा था उनके साथ. मैं 5th फ्लोर तक चला गया. वहाँ दरवाजा खटखटाया, कोई और औरत निकल आई. भाई मेरी बहन कहाँ है? बोली बेवकूफ़, वो 3rd में रहती है. तो मैं एक्साइटमेंट में 5th पे आ गए. फिर मैं वहाँ गया, उसको न्यूज़ मैंने ब्रेक किया. शी नेली फेंटेड विद एक्साइटमेंट. उसने गले लगा के जो गोल मुझे घुमाया ऐसे. She only said, where the hell did you come from and how did you get this? This is impossible. तो आज भी ये सारा जो मेरा वजूद है, मेरा अस्तित्व है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, इज थैंक्स टू दैट वन मैन कॉल्ड शशि कपूर. मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ और आई ओ माई इंटायर एग्जिस्टेंस, माई लाइफ टू दैट वन मैन एंड ऑफ कोर्स रेखा एंड गिरीश कर्नाड फॉर सपोर्टिंग मी. लेकिन अगर शशि जी ने अगर मुझे चुना नहीं होता तो पता नहीं, शायद आज मैं आपके सामने बैठा नहीं होता. Cheers to that. Cheers, absolutely cheers. Oh my God, this Give is me a some long. moments with Rekha ji. How was it shooting with her? और आपको actually wait करना पड़ा उनके आने. मैं और जो मैं पहला शॉट जब दिया, हाँ. तो पहला ही शॉट उनको हक करने का था. Okay. मैंने कहा मर गए यार, अब ये कैसे होगा. तो गिरीश कर्नाड मेरी तरफ आए, बोले देखो, यू आर जस्ट अ कैरेक्टर, शी इज अ कैरेक्टर, डोंट बी हेजिटेंट. और ये दिमाग में मत लाना बहुत बड़ी स्टार है और ये है और इतने खूबसूरत, वो सब मत लाना, नहीं तो तुम मर जाओगे. तुम एज अ कैरेक्टर चारू दत्त जो वसंत सेना के साथ करेगा वही करना. यू हैव टू कम लाई नेक्स्ट टू हर एंड पुट योर आर्म अराउंड हर एंड से योर लाइन्स. हमने कहा ठीक है. कैमरा इधर लगा हुआ था, रेखा ऐसे लेटी थी, मेरे बगल में आके लेट गया. शॉट जब हुआ और क्यों रिहर्सल भी नहीं हुई थी, और मैंने बिल्कुल हाथ डाल दिया अपना, आप ऐसा करके बाहों में ले लिया. तो शी सेड कट द शॉट. शी सेड गिरीश, ही इज अ न्यू कमर इजंट ही, हाउ इज ही सो कॉन्फिडेंट, ये तो बड़ा ऐसे कर रहा है जैसे मतलब बरसों से काम कर रहा हो. तो उन्होंने कहा यस, ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग विद द पिलो द होल डे. तो मैंने उसको कहा था तकिए के साथ प्रैक्टिस करो. वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बट देन दैट इज द सिचुएशन. तो वो थोड़ा ये हो गया. फिर शी वाज हेल्प मी इनॉर्मसली थ्रू द शूट. बट मेरा थिएटर बैकग्राउंड केम टू माई रेस्क्यू. और मुझे कहीं ऐसा शुरू में दिल धड़का ज़रूर पहला 2 दिन, फिर वो कंट्रोल में आ गया. फिर मुझे कहा कि मैंने सोचा कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शशि कपूर ने मुझे दी है, शशि जी ने, गिरीश कर्नाड ने, रेखा ने. आई कांट लेट देम डाउन. आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू डू माई बेस्ट. बहुत मुश्किल था. देखिए, कोई एक छोटे शहर से एक लड़का आया, ऑफ कोर्स आई केम थ्रू दिल्ली और व्हाटएवर, पर आते ही आप उसको रेखा के ऑपोजिट कर दें और वो भी इंटीमेट सीन्स और ये सब, तो वो कैसे कर पाएगा. लेकिन मैंने किया, ईश्वर की मेहरबानी थी, वो मैं कर पाया. बट रेखा जी वॉज सो कोऑपरेटिव, सो प्रोफेशनल. मैं उनका बहुत जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है. एंड शी नेवर सेड एवर ऐसा नहीं, ऐसे हाथ नहीं लगाओ, यहाँ नहीं करो. नॉर्मली एक्ट्रेसेस वुड डू दैट. कोई वो सब नखरे नहीं, कुछ नहीं. एंड दैट्स हाउ यू नो आई वाज एबल टू टेक माय फर्स्ट बेबी स्टेप विद उत्सव. एंड दैट वाज एक्चुअली नॉट अ बेबी स्टेप, इट वाज अ जायंट स्टेप, इट वाज अ ह्यूज स्टेप. एंड फ्रॉम देयर आई नेवर लुक्ड बैक. सो आई डिड नॉट हैव टू स्लीप मरीन ड्राइव के किसी बेंच पे या किसी स्टेशन पे या किसी गुफा में या वॉचमैन बन के या चने खा के. वो मुझे मेरे नसीब में नहीं आया. लेकिन
संघर्ष जो है वो जिंदगी में बना रहता है। संघर्ष का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे सर, संघर्ष का मतलब ये है कि जिस एक्सीलेंस की आप तलाश में हैं वो आपको हासिल हुआ है या नहीं, वो कभी हासिल हो ही नहीं सकता, लेकिन यू नो योर ड्यूटी इज टू परस्यू दैट विथ ऑल योर इंटेग्रिटी और ऑल योर ऑनेस्टी। आप वो करते जाएं और देखें कि आपके क्राफ्ट में हर रोज कुछ न कुछ आपने सीखा है, कुछ न कुछ इजाफा हुआ है या नहीं। अगर है देन यू आर ऑन द राइट पाथ। तो मैं तमाम जो दर्शक हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मेरी इतनी हौसला अफजाई की, मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया, और ईश्वर का जिसके बगैर मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था, अपने माँ बाप का आशीर्वाद, और एक बहुत बड़ा शुक्रिया अपनी पत्नी का, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी पत्नी अलका, उनको मालूम नहीं था, आई जस्ट गॉट मैरिड, और आप उत्सव के दौरान ही वी हैड द फर्स्ट बेबी। आई वाज 21 व्हेन आई बिकेम अ फादर, एंड जब मैं सेट पे उस बच्चे को लेके गया, शशि जी हैड नो आइडिया दैट बीइंग 21 यू कैन हैव अ बेबी। तो वो बोले ये क्या है, ये क्या है बच्चे का? सामने कहा मेरा बच्चा है बेबी। बोले नहीं नहीं। मैंने हाँ वही है। शूटिंग रोक दिया उन्होंने। फिर अलका को बुलाया, मुझे बुलाया, और एक स्टेज जैसी जगह थी थोड़ी, बोला दोनों आप लोग खड़े होइए। मैंने खड़ा हो गया, हम दोनों ऐसे करके बोला एक्सक्यूज मी लेडीज जेंटलमैन, इनकी तरफ देखिए, ये दोनों की तरफ ध्यान से, बच्चों ने मिलके बच्चा पैदा किया। So we had a little baby that. बोले तुमको किसने कहा था इतना जल्दी बनने? नहीं, मैंने कहा कि मतलब हमारी इच्छा थी, और we had love marriage and we wanted to have baby, so that we got it. So that I remember Rekha picking up my little baby who is no more unfortunately, Ayush, और वो शॉट पे जा रही थी और उसने दूध पिया था, सारी उल्टी कर दी उनके साड़ी पे इधर उधर, एंड वी वर सो एम्बैरेस्ड, और बोली नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ नहीं, ये बेबी है, ऐसे होते रहते हैं, एंड शी जस्ट क्लीन्ड अप, हैड इट क्लीन्ड अप, एंड देन शी वेंट फॉर हर शॉट। तो बहुत सारी खूबसूरत यादें, बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लाइमैक्स पे जो मैंने आज तक कहीं किसी को नहीं बताया है, वो हम लोग बेंगलोर में शूट कर रहे थे और वहाँ से वापस आ रहे थे, फिल्म वी हैड रैप्ड अप, और शशि जी को ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, कुणाल कपूर बैठे थे, अनुराधा पटेल हु वाज प्लेइंग माय वाइफ। सी व्हेन आई वाज कास्ट, कैन यू बिलीव इट दैट व्हेन आई वाज कास्ट एज अ हीरो, आई वाज द हीरो, रेखा वाज द हीरोइन, negative, the villain was Amitabh Bachchan, there was Kamal Hassan in the second lead, there was Rati Agnihotri, there was Padmini Kolhapuri, there was Shammi Kapoor, and it had an international version। मतलब पहले हम हिंदी में शूट करते थे, बाद में अंग्रेजी में शूट करते थे। जब मैं पहला शॉट देके बाहर निकला तो सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स लाइक हार्पर्स एंड क्वीन, बाजार, टाइम, ये वो सब, द न्यूज वीक, सारे बाहर कैमरा बड़े बड़े लगा के खड़े थे। कैन यू इमेजिन, इतना अनर्विंग था एक न्यू कमर के लिए टू हैंडल ऑल दिस, बट दैट वाज द फिल्म दैट एंड उसके प्रीमियर्स 5 जगह हुए, दिल्ली में हुआ, कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुआ, चंडीगढ़ हुआ, बम्बई हुआ, तो 5 जगह उसके, और शान शौकत के साथ, जहां मैं दिलीप साहब से, राज कपूर से, हर किसी से मैं मिल रहा था। बट आई वाज टू थिंग्स बिफोर आई फॉरगेट कि हमारी पत्नी का बहुत साथ रहा, बट फॉर समबडी हु केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास पंजाबी बैकग्राउंड, उसके लिए आसान नहीं था टू सी हर हस्बैंड बिकमिंग एन एक्टर, जहाँ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी लड़कियों के साथ या हीरोइंस के साथ है, और शी इज एक्सट्रीमली पॉजेसिव लाइक एनी अदर वाइफ, तो वो उनके लिए बड़ा दुखदाई वो वक्त था। और मैंने उनको बहुत समझाया कि दिस इज माई प्रोफेशन, बट यू नो कहना बहुत आसान होता है, इट्स इजी सेड देन डन। आपने तो कह दिया, पर किसी भी बीवी से पूछे क्या वो चाहेगी कि कोई उसका हस्बैंड किसी के नज़दीक जाए या उसको छुए या जो भी। तो ये तो था वो, और बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरा साथ दिया, और अब तक दिया है। राहें बहुत कठिन हुई, स्पेशली व्हेन आई लॉस्ट माय एल्डर सन, और जब मूवी में थोड़ा सा ऊपर नीचे जो हर किसी के करियर में होता है, जब हो रहा था, बहुत बहुत साथ दिया। मतलब अगर अलका मेरी लाइफ में नहीं होती, शी इज नॉट माई बेटर हाफ, शी इज ऑल द हाफ्स पुट टुगेदर। अगर वो नहीं होती तो मैं कहीं अपनी ज़िंदगी में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मायूसी के दौर से मैं भी गुजरा हूं, मुझे भी बहुत दुख का पहाड़ टूटा है मुझ पे, और मुसीबतों का पहाड़, और बहुत तकलीफें भी आई, बट नॉट वंस डिड शी एवर कंप्लेन। और आज तक
एंड शी इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड वुमन, और डिज़ाइनर हैं, वैसे ही मतलब शी इज़ बॉर्न विद दैट टैलेंट, किसी को वो सारा कर सकती थी, वो सब छोड़ के मेरा ही साथ दिया अब तक, वेदर इट्स माय सन अध्ययन, मैं जो भी है बहुत बहुत साथ दिया, और ऑफ कोर्स माय डैड एंड मॉम, उनका भी आशीर्वाद रहा। तो मैं बता रहा था कि कमिंग बैक टू द स्टोरी बिफोर आई फॉरगेट, कि हम लोग वो क्लाइमैक्स ख़त्म करके आ रहे थे गाड़ी में, और हम जिस एम्बेसडर में थे वो एक बस को क्रॉस कर रही थी, और उधर से एक आदमी आ गया सामने क्रॉस करके, सो वी हिट द मैन, उड़ा दिया उसको, वो उड़ के पता नहीं कहाँ गया ऊपर और नीचे गिरा। तो सब लोगों ने हम लोग कहा कि चलिए चलिए भागते हैं यहाँ से, तो ये पुलिस केस हो जाएगा, वो मर गया इधर उधर। शशि जी सेड नहीं, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना। दैट्स द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न, नेवर रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, फेस इट, चाहे कुछ भी, अगर आपकी गलती है तो सज़ा भुगतिए फिर। तो वो आदमी का सर फट गया था, लहू लुहान था वो, और वी स्टॉप द कार एंड गाड़ी रुक गई, तो पूरे गांव वाले आ गए। गांव वालों ने गाड़ी को हाथ से उठा लिया, ऊपर नीचे पलट दिया, पत्थर मारना शुरू किया, इतने बड़े विंडशील्ड तोड़ दिया, शीशे, तलवार लेके आ गए। ओ मैंने कहा यार ये तो करियर फिर गया लग रहा है, ये तो फिल्म खत्म करके जा रहे, तो मैं तो फिल्म देख भी नहीं पाऊंगा, ये तो मार डालेंगे। तो उन्होंने एक, हम राजेश विवेक करके एनएसडी के एक्टर तो हमारे साथ थे, उसका उन्होंने बाल पकड़ा और तलवार लेके उसका सर, बोले अभी काटेंगे। मतलब कैन यू इमेजिन, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, कैन यू इमेजिन दैट मोमेंट व्हेन दैट, आई हैव नेवर सेड दिस एनीवे, दिस इज द फर्स्ट टाइम टॉकिंग। तो बोले इसका सर काटेंगे, और वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, वो साउथ इंडियन कुछ बोल रहे थे, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो वो पाँव वाँव पे गिरे, कैसे बड़ी मुश्किल से छोड़ा, और वो जिसके सर पे चोट लगा था वो पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहा था, और उसके सर से खून गिर रहा है, वो आराम से चाय पी रहा है, और बाकी लोग तलवार और भाला लेके हम लोगों को मार रहे हैं। मैं तो अलग था। तो फिर मैं जाके अनुराधा के साथ किसी चाय की दुकान में पीछे छिप गया। व्हाट माई हार्ट ब्रोक इनटू मेनी पीसेस, कि वो शशि जी को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि कुणाल उनके लड़के को कुछ उन्होंने कहा था, तो शशि जी ने ऐसे ही उनको हाथ मार दिया। उन्होंने शशि जी का कुर्ता पकड़ के उनको बाहर निकाला, शशि कपूर जी का बाल पकड़ा और उनको बहुत मारा, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कम से कम 1000 गांव वाले थे, और हमें लगा कि आज क्या हो जाएगा। ये दिस मैटर हैज़ नेवर बीन रिपोर्टेड, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जाके कुछ करूं, उनको बचाऊं। मैं दौड़ा, बोला, लेकिन वो किसी के सुनने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से फिर उनको शांत करा के, क्योंकि लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम था, निकाला, और उनको कहा कि आप ये तो गाड़ी जाने नहीं देंगे, आप बस में बैठ के निकल जाइए। साहब वो बस पे बैठा, किसी को रोका, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका, और जैसे बस चलने लगी तो ये सारे गाँव वाले सड़कों पर लेट गए, बोले इसको, इनको नहीं जाने देंगे। दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज शशि कपूर। साउथ वाले थे वो, गांव वाले कहाँ जानते, जबकि ये इतने बड़े स्टार थे, नहीं पहचाना। बहुत मुश्किल से फिर पीछे से हमारी जो गाड़ियां आ रही थी साथ में यूनिट की, वो पहले निकल गई थी, वी वर द लास्ट, और पीछे से भी कोई नहीं आ सकता। किस तरह से हाथ पांव जोड़ के फिर उनको हमने बस में निकाला। सो दैट्स वन इंसिडेंट आई कैन नेवर फॉरगेट। मुझे इट वाज जस्ट, वी वर जस्ट समवेयर इन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, कि मतलब किसी का दिमाग खराब होता। आज तो देखते हैं, आज रोड रेज में, आज वो एक आलोक सिंह करके, जिनके बारे में पढ़ा होगा, जो ट्रेन से उतर रहे थे, जिनको किसी ने कहा कि आप हटिए, तो उन्होंने कहा नहीं, सामने महिलाएं खड़ी हैं, मैं बाद में, उसने उसको गुस्से में मार दिया और वो मर गया, इतनी छोटी सी बात के लिए। यहाँ तो किसी को चोट आई थी। तो खैर मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ होने वाला है, पर अब मैं इत्मीनान से आपको बता रहा हूं, पर उस वक्त ऐसा लगा कि जो जिंदगी जो है आखिरी कगार पे, अब इसके बाद हम नहीं बचेंगे। पर वहां से निकल के आएगा, इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। और मुझे मालूम है कि जब प्रीमियर था और मेट्रो में था, और सबसे बड़ा पोस्टर, और वहाँ सबसे पहली बार my dream came true. I saw myself on the big, huge poster with Rekha there, and military band playing, red carpet, और क्या वहाँ। What a moment. What a moment. आपको मैं बता दूं कि उसके बाद मुझे कोई फिल्म नहीं मिलती, मैं कुछ नहीं भी करता, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, because one उत्सव is equivalent to 500 films, ordinary films. वो फिर बन नहीं सकती, वो समा आ नहीं सकता, वो मोमेंट फिर नहीं आ सकता जहां मैं ये सोच रहा हूं कि अच्छा रेखा कहेंगी तो मुझे फिल्म मिलेगी। वो मोमेंट जहां कैमरामैन को अच्छा लग रहा है, वो मोमेंट जहां मैं स्क्रीन टेस्ट देखने निकला, वो मोमेंट जब कहा गया why you standing here, don't want the film, go and grab the film, वो मोमेंट जब मैं पागलों कैसा, वो it's like your first love, it's like your first kiss, it never comes back the same emotion. तो उत्सव के बाद मुझे कोई गिला, भगवान ने इतना बड़ा मुझे ब्रेक दे दिया कि उसके बाद सब कुछ it's like a child's play. तो मुझे, मैं अभी भी शिव भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, तो मैं अभी भी नतमस्तक सुबेरे
उनके आगे, माँ बाप के आगे ये कि इतना बड़ा ब्रेक मुझे दिया, क्योंकि कभी कभी मैं खौफजदा हो जाता हूँ ये सोच के कि ये सब नहीं हुआ होता तो मैं कहाँ रहता, क्या करता। अपने बीवी के साथ 3,000 रुपये लेके आया था, देखिए एक कहानी आ गई 3,000 रुपये वाली, आ गया था अपने मोटरसाइकिल पे आया था और मेरे पास कुछ नहीं था। अगर वो 3,000 खत्म हो जाते तो क्या करता। लेकिन उससे पहले इमेजिन शशि कपूर जी ने उस वक्त मुझे 25,000 रुपये दिए थे, 25,000, which was a big amount. He gave me a signing amount of 10,000 rupees, which I had never seen in my life. तो पहला उससे 725 रुपए का एक टिकट खरीद के मैं और अलका 725 प्लस 725 1450 का टिकट लेके हम लोग दिल्ली गए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज अबोर्ड अ प्लेन, एयरक्राफ्ट, जो हमें विश्वास नहीं है कि अब हम एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। और एयरपोर्ट गए और हमने चेक इन किया वगैरह वगैरह। तो दोज ब्यूटीफुल फीलिंग्स, तो वो दोबारा वो आ ही नहीं सकता वो। लेकिन जो कुछ हुआ वो अभी भी एक स्वप्न की तरह है, एक ऐसा लगता है, एक दिवा स्वप्न। यस यस यस, ट्रू 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 ट्रू। और वो सब मेरे आंखों के आगे है, दैट मोमेंट टेलिंग माय सिस्टर, वो मोमेंट जब उसने घुमाया, वो मोमेंट ये हुआ वो हुआ, मैं पहला शॉट मेरा रेखा जी के साथ, वो एवरीथिंग दैट आई, इट्स सो विविड एज दो इट हैपेंड यस्टरडे। एनी मोमेंट विद अमिताभ बच्चन? मे रिकॉल व्हेन वेयर आई मेट हिम फर्स्ट। तो मैं उनसे ऑब्वियसली लाइक एनी अदर एक्टर आई एक्चुअली डेस्परेटली वांटेड टू मीट हिम, आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हिज। तो चांदीवली में मेरी शूटिंग हो रही थी और वो मर्द की शूटिंग कर रहे थे और वो बैठे हुए थे कुर्सी पे। तो मैंने 4, 10, 15, 20 बार कोशिश की उन तक पहुंचने की, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता भाई, किस मूड में हो क्या हो। तो आई नेवर वांटेड टू बी डिसअपॉइंटेड। मैं गया, मिले नहीं, मैंने कहा रहने दो, तकदीर कभी फिर मिला देगी। आई रिमेंबर आई वाज डूइंग माय सेकंड फिल्म। अच्छा, दूसरी फिल्म आपको बताएं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो जब उत्सव होने लगी तो जेनिफर जी बीमार पड़ गई, शी हैड कैंसर अनफॉर्चुनेटली, द शूटिंग वाज स्टॉल्ड फॉर सम टाइम। तो हमने कहा कि भाई तब तक क्या करें। तो तब तक मुझे एक दूसरी फिल्म का ऑफर आया। हम जहाँ घर पे थे महाकाली में, वहाँ से दूर एक बनिया की दुकान थी जहाँ एक टेलीफोन रहता था। तो वो जब कोई फ़ोन आता था वहीं का केयर ऑफ था नंबर, तो एक लड़का दौड़ा हुआ आता था आधा किलोमीटर, बताता था आपका फ़ोन आया, फिर हम दोनों दौड़ के यहाँ आते थे, फिर फ़ोन लेते थे कि किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आया। तो वहाँ गए तो किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन था, उन्होंने कहा मैं अपनी दूसरी फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है मानव हत्या। तो ये नाम भी मुझे क्रेजी से रहा, मानव हत्या, आज की डेट के लिए फिर भी ठीक है, मानव हत्या। अच्छा हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बड़े कॉन्शियंशियस जर्नलिस्ट का रोल है, वो तुमको देना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, अब मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ। तो बोले लेकिन इसमें पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे नहीं है तो फिर कैसे होगा। बोले हैं लेकिन 5,000 रुपये। मैंने कहा भाई उत्सव में 25,000 रुपये, मैं 5,000 में आ जाऊँ सेकेंड फिल्म में, और हीरोइन भी नहीं है। मैंने कहा हीरोइन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, फिल्म भी छोटी है, सब कुछ कैसे होगा। तो मैंने कहा कौन है हीरोइन। बोला एक नई लड़की है, उसका नाम है माधुरी दीक्षित। तो मैंने कहा अच्छा ओके, तो ऐसा करो तो मिल लो, और अगर वो अच्छी लगती हैं तुमको पसंद आती हैं तो फिर वी कैन कास्ट हर। तो वो उस वक्त JB नगर में रहती थी, वो पास में ही था महाकाली। तो हम मुझे घर लेके गए और उनका बड़ा छोटा सा मिडिल क्लास का बड़ा छोटा सा हम्बल अबोर्ड जिसको कहते हैं, छोटा घर था, उसमें हम गए और बड़े से पलंग पे बैठ गए। वो शायद नहाने गई थी, तो हम बैठे इंतज़ार कर रहे थे। एंड आई रिमेंबर द डायरेक्टर वाज सिटिंग एंड शी केम आउट रिस्प्लेंडेंट इथेरियल ब्यूटी, एंड मैं उसका धीरे से हाथ पकड़ा, मैंने कहा बिल्कुल फिल्म कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ माधुरी एंड आई केम टुगेदर। इट्स माय सेकंड फिल्म मानव हत्या, एंड इट वाज हर सेकंड फिल्म आफ्टर अबोध। अब शूटिंग शुरू हुई तो बोले अब ये देखिए ये कितना एम्बिशियस ये डायरेक्टर था। वो कहने लगा लोकेशन की थोड़ी कमी पड़ रही है, अपने घर पर शूटिंग करने दो। मैंने पैसे नहीं, लड़की नहीं, अब लोकेशन भी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ कर लो। तो वहाँ जब हम लोग घर पे गए तो बोले एक नाइट सीक्वेंस है तो एक गाउन चाहिए, तुम्हारी वाइफ का मिल जाएगा। मैंने कहा वो भी मिल जाएगा, पहनाओ इसको पहनाने। तो बोले इसका मेकअप ठीक नहीं हुआ है, ठीक नहीं लग रही है। तो माई वाइफ सेड कैन आई डू इट, आई एम गुड विद मेकअप। वो बैठ के पहला दिन उसका फिर मेकअप किया। आपकी वाइफ ने माधुरी दीक्षित का मेकअप किया जो आपने हाँ खुद किया, और आपकी वाइफ का गाउन भी पहना उन्होंने। गाउन भी पहना और घर भी है तो मालूम, और फिर उनको घर पे छोड़ के भी आया मोटरसाइकिल पे मैं। तो बट शी वाज अ वेरी स्वीट, वेरी कल्चर्ड मिडिल क्लास गर्ल, बहुत संभली हुई। और
बहुत अच्छी थी वो और एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और मुझे मालूम है कि हम लोगों को डांस प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता था, तो मैं उनको पिकअप करता था, पहले मोटरसाइकिल पे जाता था। माधुरी दीक्षित को डांस प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, लेकिन तब शायद रही होगी। और मैं विद 2 लेफ्ट फीट, होता ही नहीं था, फिर भी जाता था, करते थे। इवेंचुअली दैट्स अ शॉट दैट व्हेन इट कम्स इन द फिल्म, मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता हूँ, क्योंकि आई वाज स्टिल लर्निंग। ये दूसरी बात है कि झलक दिखला जा में शी बिकेम my judge and I came first in the first round and she gave me a standing ovation. Well, that was an interesting coincidence. तो फिर उनके साथ वो सिलसिला शुरू हुआ, वो फिल्म हमने कंप्लीट की and then she became a huge star, all of that. तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी कहानी। अमिताभ बच्चन के बारे में। हाँ, अमिताभ बच्चन का ये हुआ कि हम हाँ, सो आई वाज डूइंग माय थर्ड फिल्म जो थी अनुभव, जो मैंने पद्मिनी कोल्हापुर के साथ की। इट वाज अ ह्यूज हिट। और वो शूटिंग एक्चुअली वो माधुरी के साथ शुरू हुई थी, पर आई डोंट नो प्रोड्यूसर को क्या लगा कि नहीं, पद्मिनी इज अ बिगर स्टार, तो 2 दिन के बाद या शायद ऐसे उनको फिल्म से अलग कर दिया और पद्मिनी जी आ गई शूट करने। तो उस फिल्म की जब डबिंग हो रही थी, मुझे मालूम है, शायद वो याद जहाँ आता है, प्रकाश मेहरा का डबिंग स्टूडियो है, प्रीव्यू थिएटर जुहू में, वहाँ मैं था। तो वहाँ बच्चन साहब आए थे, तो प्रोड्यूसर उनको जो प्रोड्यूसर था उनके बहुत करीब था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मिलना चाहूँगा। सो देन ही केम एंड एक फ़ोटो दिखाता हूँ, मेरे साथ में है, जो इंस्टाग्राम पे भी डाला है वो। एंड देन ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी एंड देन आई रिमेंबर जस्ट आई वाज इन कंप्लीट ऑ। हिस्टोरिकल मोमेंट था मेरे लिए जब मैं उनसे मिला। बट इवेंचुअली व्हेन यू मीट अ पर्सन ना, ऐसा होता है कि उसका जितना काम है वो सब आपकी आंखों के आगे आ जाता है। कि हमने वो दीवार देखी थी, हमने जंजीर इस थिएटर में जाके देखा था, लाइन में लगे हुए थे हम, इस थिएटर में हमने त्रिशूल, यहाँ हमने याराना देखी, हमने तमाम उनकी जो फिल्में देखी, चाहे लावारिस देखी, वो सारा कुछ उनका बॉडी ऑफ वर्क सामने आ जाता है। बिकॉज जब हम प्रीमियर पे थे, आई रिमेंबर राज कपूर जी केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी एंड ही पुट हिज आर्म अराउंड मी। मैं बेहोश हो गया। मैंने कहा राज कपूर हैज पुट हिज आर्म अराउंड मी, और ने कहा कि ये जो रोल आप कर रहे हैं जी, ये रोल जब हम पृथ्वी थिएटर में थे जी, ये रोल हमने किया था चारुदत्त का। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि उनका हाथ मेरे कंधे पे, बस, और मुझे कुछ सुनाई, ये थोड़ी सी बात याद रह गई। एंड देन ही आई जस्ट कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, बिकॉज ये इतना जल्दी हुआ, आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट। यहाँ तो लोग सालों स्ट्रगल करते हैं, मिलते हैं लोगों से, धक्के खाते हैं, तब ये होता है। सडनली मतलब ऐसा लगा कि आपको तैरना नहीं आता, किसी ने आपको एक बड़े समुद्र में धकेल दिया, आप पार करके आइए, स्विमिंग पूल भी नहीं या बाथटब भी नहीं, सीधा समुद्र में। तो वो था। तो बट इट हैज़ बिन फन, आई थिंक अप्स एंड डाउन्स, ये सब जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा, ये सब चलता रहेगा। पर कभी दुख में ज्यादा दुख और सुख में ज्यादा सुख नहीं मनाना चाहिए, बिकॉज नथिंग स्टेज, नथिंग इज परमानेंट। जो आया है वो चला जाएगा, जो नहीं आया वो आएगा। द थिंग इज, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत जरूरी है। सबके साथ रिश्ता, सबके साथ प्यार मोहब्बत, कहीं झूठ, कहीं फरेब, कहीं मक्कारी नहीं। ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाएं। गलतियां इंसान से होती हैं, हम नहीं कह रहे हम साधु संत फकीर हैं, गलतियां हमसे भी बहुत हुई हैं, लेकिन उससे सीखना, उससे आगे बढ़ना, और जो आपने सीखा है वो दूसरों को देना, समाज को वापस देना, यही एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है जो मैंने सीखा है। बाकी फिल्में और ये और शोहरत और पैसा, ये सब तो आनी जानी है, ये सब तो फना हो जाती है आके। बट आई एम हैप्पी दैट गॉड गेव मी द अपॉर्चुनिटीज to go through the vicissitudes of life like this. Shekhar ji, I wanted to ask you this. So, I know a couple, okay, whose 3-year-old son, 3-year-old daughter actually, is going through a 4th stage cancer. Yeah, and Terrible. मुझे उसने बताया था कि जब पता चला तो हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया, हम लोग इतना अपसेट हो गए थे। जी. And then we realized that we have to sail through this, this entire thing, and we don't know how will we sail through, and this whole is a very, for parents it's a very big thing. I want to know, oh, that's amazing. जो सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे कि जब ऐसा दौर आता है, बिकॉज आप और आपकी वाइफ ने, आजकल के जो रिलेशनशिप भी हैं वो बहुत ही कम चलते हैं जी। आप और आपकी वाइफ अलका ने जो एक दूसरे का साथ निभाया जी, क्योंकि खुशी में तो हर कोई साथ रहता है, बिल्कुल। ऐसे दौर में जहाँ पर इतना क्रिटिकल फेज रहा है दोनों का, एंड यू बोथ वेंट थ्रू डिप्रेशन आल्सो, ओह, मैसिव डिप्रेशन, मेजर उस
वक्त के दौरान कैसे आपने दूसरे को सपोर्ट किया, कैसे इसे सेल थ्रू किया, बिकॉज अक्सर ये जो चीजें होती हैं वो तोड़ भी देती हैं रिश्ता। मुझे ऐसा लगता है कि मुसीबतें जो होती हैं या इस तरह की जो त्रासदियां होती हैं जिंदगी में, वो लोगों को नजदीक लाती हैं। आपका रिश्ता और पुख्ता हो जाता है और मजबूत हो जाता है, क्योंकि आपने जो आपने जो कस्में खाई थी साथ फेरे के हम एक दूसरे का साथ देंगे, वो ये बच्चा आपके दिल का टुकड़ा है, आप दोनों की वजह से वो है। उसको कोई तकलीफ होती है तो दोनों को तकलीफ बराबर होती है, और हम माँ बाप का फर्ज है कि अपनी जान अगर देनी पड़े तो भी दे के उस बच्चे को बचाएं, जो हमने पूरी कोशिश की। लेकिन ये महसूस हुआ कि जब हम एक दूसरे का दामन थाम लेते हैं तो हमारी ताकत जो है दुगनी हो जाती है। मिल के लड़ाई लड़नी है, अकेला कोई जंग नहीं लड़ सकता। आपको फैमिली के सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट, आपको आपकी पत्नी आपके पति का सपोर्ट, बच्चों सपोर्ट चाहिए आपको लाइफ। और वो सपोर्ट अलका ने इतना मुझे दिया कि जब आयुष चला गया उस वक्त मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, निस्तना, मुझे जीना ही नहीं था। आई डिडंट वांट टू लिव। और मैंने अपने मंदिर के सारे वो जितने देवी देवता भगवान सबको उठा के बाहर फेंक दिया। मुझे विश्वास ही नहीं, मैंने भगवान अगर इतना नहीं कर सकते, मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते, तो फिर लानत है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं उस दुनिया में जिसको ये तकलीफ आई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर भी ये कहना आसान है, और लेकिन जिस पे गुजरती है उस पे गुजरती है, उसको मालूम है कि वो आज तक हम दोनों उससे उभर नहीं पाए। वो इतना बड़ा घाव, वो इतनी बड़ी तकलीफ, उस पेन से हम अभी तक नहीं उभरे हैं। लेकिन एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे होल्डिंग हैंड्स टुगेदर, बेसिकली वो संभव हो पाया। और मुझे ताज्जुब है अगर लोग ऐसे मौके पे एक दूसरे को छोड़ देते हैं या अलग हो जाते हैं या बच्चे को छोड़ देते हैं। आज तो मैं क्या क्या कहानियां पढ़ रहा हूं जहां बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को मार देते हैं। अभी मैं किसी को सुन रहा था कि वो कोरियन फिल्म से ये 3 जो सिस्टर्स थी, वो वहाँ जाना चाहती थी और बाप ने कुछ ऐसा कुछ किया कि तीनों कूद के उन्होंने जान दे दी। या एक कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, अभी बाप ने लड़की को मार दिया। ये सब किस्से मुझे इतने अजीब लगते हैं, या ये सब जो एप्स्टीन फाइल्स में सुनने को मिल रहा है, या जो भी हो रहा है दुनिया में आज, जिस संसार में हम आ गए हैं, वो अच्छी दुनिया नहीं है। अच्छी दुनिया नहीं है। अच्छे लोग अब बहुत कम रह गए। लेकिन ये भी सच है कि अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। अगर वो भी अच्छाई खत्म हो जाएगी ना, तो ये दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा। कलयुग हमने सुना था, पर कलयुग इस तरह का होगा मुझे नहीं मालूम था, जहां इतनी ज्यादा नफरत, लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये एक दूसरे का सुख नहीं बर्दाश्त कर पाते, और गाली गलौज, गंदगी, ये सब कहाँ हम आ गए हैं हमें नहीं पता। लेकिन ये यथार्थ है, सच्चाई है, हकीकत है। इसी में हमको जीना है, अपनी अच्छाई के साथ टिके रहना है। और यही सीख हम जितना दे सकते हैं लोगों को दे पाए तो दें। वरना देखिए, बुराई से तो दुनिया हमेशा घिरी रही। जब राम थे तब भी रावण था, तो जब युधिष्ठिर थे तब दुशासन थे, या जब पांडव थे तब कौरव भी थे साथ में। और एक अच्छाई का प्रतीक, एक बुराई का प्रतीक, ये तो चलता रहेगा। ये दुनिया में महाभारत होते रहेंगे। आज का महाभारत है हमें बिना कृष्ण के लड़ना है। और तो हमारा कृष्ण जो है हमारा कॉन्शियंस है, हमारी आत्मा है। आत्मा के साथ टिके रहिए, अपने आत्मा को कभी धोखा मत दीजिए, और अपने रिश्तों में कभी तलखियाँ मत लाइए, कभी लोगों को धोखा मत दीजिए या धोखे में मत रखिए। ये दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है, और हमें बस अच्छाई का सहारा लेके आगे बढ़ना है। We saw you in Hira Mandi. Your son Adhyan also played amazing role. जी, Tell us about some experience with Manisha Koirala. और क्या आप भी अपने बेटे के साथ थे तभी? हाँ, You वो both have हमारे done लिए देखिए, fabulous acting in that. जी, हमारे लिए एक ये था कि अध्ययन को जो मकाम राज के बाद मिलना चाहिए था, और ही रोज टू ग्रेट हाइट्स। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर निकाली थी कि 5 जो आगे आने वाले सुपरस्टार्स हैं ये उनमें अध्ययन का भी नाम था। लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये भी होता है कि आप सोचते कुछ हैं, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, ये होता है। लेकिन जो कुछ भी उसे बहुत मिला, शायद उसको इस दौर से गुजरना था, क्योंकि कभी कभी तकलीफ़ें आपके लिए बहुत खूबसूरत जो है दरवाजे खोल देती हैं।
और उसके दरवाजे अब खुल रहे हैं। और हीरा मंडी में जहां उसने कोई उम्मीद नहीं की थी कि संजय लीला बंसाली की तरफ से उसे एक फ़ोन कॉल आएगा, वो हम शिमला थे, हम पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, उसको कॉल आया, वो घबरा के उसने फ़ोन किया, बोले क्या हुआ, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। हमने क्या हुआ भाई, बोले हमें अभी ऑडिशन का एक कॉल आया है। तो मैंने कहा इतना घबराने की बात नहीं, नहीं नहीं मुझे अभी ऑडिशन देना है। सड़क पे बेचारे ने खड़े होके वो ऑडिशन बनाया, वो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसका जब चुनाव हुआ और उसकी शूटिंग मुझसे पहले शुरू हुई, तो मेरे पास आया और वो बोला कि कल के डायलॉग्स हैं। मैंने कहा देखो बंसाली साहब एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप जितने डायलॉग्स पढ़ के जाइए, सीख के जाइए, आप जब सेट पे पहुंचेंगे ना वो डायलॉग चेंज कर देते हैं 2 मिनट पहले, या चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते ही होंगे, कर देते हैं। तो फिर क्या करोगे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्सीजेंसीज। तो बोले ये लाइन्स है, तो मैंने कहा करो। नहीं मैं कर लूँगा। मैंने कहा ये मैं नहीं सुनना चाहता, कर लूँगा, कर लूँगा का वक्त नहीं आता, अभी करो। फिर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं उसको लाइन्स कराता रहा। हालांकि वो अपने आप में बहुत मुकम्मल एक्टर है, लेकिन फिर भी ये एक डिफ़िकल्ट रोल था। मैंने उसको समझाया। आप यकीन नहीं मानेंगी, दूसरे दिन उनका शॉट था और हम सब घर में इतना टेंस थे, क्या होने वाला, मैं डर के मारे तो सेट पे भी नहीं गया। करीब दोपहर को एक कॉल आया, मैं किसी को जानता है, बंसाली आपसे बात करना चाहते हैं। भाई मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा यस संजय। उन्होंने कहा भाई ये क्या लड़का है आपका, भाई ये तो मतलब 500 लोग आज खड़े होके इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, मैं कितने रीटेक्स लेता हूं। इस लड़के ने ऐसा शॉट दिया, पहला टेक ओके, हिज फर्स्ट शॉट इज ओके। मैं नॉर्मली 20 30 40 रीटेक लेता हूं, पहला टेक ओके। सामने मनीषा कोइराला है, ऋचा चड्ढा है, और इसने जो परफॉर्मेंस दिया है मैं तो मुरीद हो गया इसका, बहुत कमाल किया। 10 मिनट तक मैं शायद बरसों के बाद इतना रोया हूँगा। आई वॉज क्राइंग ऑन द फोन फ्रॉम दिस साइड वाइल ही केप्ट प्रेजिंग अध्ययन। बहुत रोया, मैं बहुत रोया, क्योंकि यू नो एक लड़का, एक इंसान जो डिजर्विंग है, जब उसको नहीं मिलता, और आप देखते हैं कि मीडियोक्रिटी रूल्स, और मीडियोकर लोग जो हैं वो लल्लो चप्पो करके या बिल्कुल एक सिकोफेंसी के आधार पर वो और एक कैंप और क्लीक बना के रोल जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ इस बात से होती है कि अब मैं क्या करूं इसके लिए। और मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं फ़ोन उठा के अपने सबको जानता हूं कि इसको रोल दे दो या ये कर दो। तुम्हें अपनी प्रतिभा पे मिलना है, लेकिन प्रतिभा, टैलेंट कम्स लास्ट इन दिस इंडस्ट्री। सबसे पहले आपकी जान पहचान, जी हुजूरी, यस सर, ये सब बहुत सारा है। तो इसमें देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे मीडियोकर एक्टर जो हैं ऊपर आए हुए हैं, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, लेकिन हैं वो, उनकी किस्मत भी है, शायद मेहनती भी हैं, जो भी है, लेकिन जो डिजर्विंग है उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल जब ये हुआ, फिर जब मेरा सीन आया, तो पहला मनीषा के साथ था, और वो नवाब पूरे शराब में धुत, और वो जो लाइंस दी हुई थी, जब मैं शॉट देने गया तो संजय ने उसका पूरा इंटरप्रिटेशन बदल दिया। तो जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने बताया वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। वो दैट यू नो ही वाज मेकिंग आउट इन द एयर, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, नथिंग, क्योंकि वो इतना ड्रंक था, उसे मालूम नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो बोला आप करेंगे ये? मैंने कहा हाँ करूँगा, क्यों नहीं। मैंने सोचा कि शायद यू माइट हैव सम प्रॉब्लम डूइंग दिस, कुछ रिजर्वेशन हो सकता है। मैंने कहा नहीं, इट इज़ द कैरेक्टर दैट इज डूइंग। हम हर वक्त अपने आप को बीच में ले आते हैं। कैरेक्टर की क्या सेंसिबिलिटी है वो हमें देखना है। क्या वो ये कर सकता है? हाँ कर सकता है। नवाब है, हाँ बिगड़ा नवाब है, हाँ डिजेनरेट है, बिल्कुल नेस्तनाबूत हुआ और शराब के नशे में धुत हुए, कुछ भी कर सकता। फिर वो हमने किया, और वो भी हमारा भी, मतलब उन्होंने कहा इतिहास में बाप और बेटे का दोनों एक एक टेक जो है हुए, और हाथ ताली बजाते हुए आए। उन्होंने कहा मैग्निफिसेंट, डू यू नीड अनदर टेक? ऐसे बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, वही टेक रखा गया है। सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस सीइंग द मैन दैट ही इज। और सब डायरेक्टर से ये जुदा है, जुदा इसलिए क्योंकि इनका ध्यान और जिस शिद्दत के साथ, जिस पैशन और प्यार के साथ ये फिल्म बनाते हैं, इट्स लाइक मेकिंग लव यू नो टू योर बिलवड। ऐसा है, सिनेमा इनकी बिलवड है। और ये इस तरह का प्रणय जो है उनका फिल्मों के साथ, जो प्यार मोहब्बत, जिस इखलाक के साथ ये करते हैं, जिस
इत्मीनान से और सुकून से करते हैं, वो वाकई ये काबिल तारीफ़ है और ये काबिल एहतराम है जो इस तरह से काम कर रहे हैं। और इतनी सारी फिल्में उन्होंने जो बनाई हैं इस तरह की, एवरी film is so distinct in its nature, whether it is देवदास or whether it is खामोशी, whether it is हम दिल दे चुके सनम, जो भी फिल्में उन्होंने बनाई है, तो इनकी डिटेलिंग, ये किस तरह से प्रॉप्स, किस तरह का कॉस्ट्यूम, बाल, मेकअप, कैरेक्टर, कैसा बोलेगा, लहजा, ये वो, हर चीज़ पे इनकी पकड़ है। एंड दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट डायरेक्टर, एक कंप्लीट डायरेक्टर है। तो अपने आप में ये भी बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस जो रहा वो, तो आप कह लेना कि देखिए, मैं कह रहा था किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, और हर कोई, देखिए ऊंचाई जो है ना वो एक डिल्यूजन है। ऊंचाई से ज्यादा मायने रखता है गहराई। अगर आप में वो डेप्थ नहीं है तो उस ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई और गहराई में आकाश और पाताल का अंतर है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, मुझे गहराई से लगाव है, क्योंकि एक बार जब आप गहराई से जुड़ जाते हैं तो आपके रूह को, आपकी आत्मा को एक ऐसा सुकून मिलता है जो ऊंचाई पे नहीं। ऊंचाई पे आदमी इज अलोन। ऊंचाई पे, इसलिए वो अटल जी की कविता है कि मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मतलब ऊंचा तो उठे आदमी, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, हो सिर्फ न वसंत हो न पतझड़, सिर्फ हो ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रूखाई कभी मत देना। क्या बात है, that's really really amazing. You know, it is so amazing to hear you. और हमने जितना आपको पूरा थ्रू आउट पसंद किया है, जी, as when I see you right now in front of me, everything is just there and it's nothing has changed about you. I hope nothing changes. Nothing has I changed hope nothing about changes. you. मुझे लोग And पूछते हैं, I think as today I've जितना हमने बातें की हैं, the things that you told us, now we know you more as person जी also. जी, देखिए जो दिखता है ना वो एक इल्यूजन है, एक जो आप देखते हैं पर्दे पे, वो तो किरदार है। सही इंसान को जानने के लिए उसको पहचानना, उससे मिलना, उससे बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो हूँ उस पर्दे पे उससे बहुत जुदा हूँ ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी के अपने जो ख़यालात हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो वफ़ादारी है, अपनी जो ईमानदारी है, वो बहुत जुदा है, वो बहुत अलग है। तो मुझसे जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग इंसान है। तो मैंने कहा वो मेरा हुनर है, वो आई एम सपोज टू डू दैट, इसलिए मैं करता हूँ। पर मैं ये एक बहुत ही ज़्यादा ओवरली इमोशनल, ओवरली रोमांटिक इंसान हूँ, जो आज भी अपने पत्नी को चौधरी का चांद गा के सुनाता है सवेरे, और साहिर की नज़में सुनाता है उनको उठाने के लिए। बल्कि इतना भी कहते हैं साहिर साहब, वो कहते हैं साहिर साहब आइए नाश्ता कर लीजिए, अभी हो गया, आप वो छोड़िए। पर मुझ में वो इतना ज़्यादा अंदर बसा हुआ है, रचा बसा, कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। और मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से, पढ़े लिखे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे गलत काम ना हो, ताकि कहीं कोई धब्बा, कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बिकॉज यू नो यू हैव फादर्स नेम टू लिव अप टू, योर मदर एंड योर सिस्टर्स एंड योर फ्रेंड्स एटसेट्रा एवरीथिंग। तो आप अच्छाई का दामन थामे रहे हमेशा। और मुझे लगता है कि प्यार, मोहब्बत और इश्क से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। वो साहिर साहब का ही है कि अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी कुरान इश्क है, हदीस इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। Really amazing. It's so amazing to hear you live here right in front of me is Shekhar Suman, जिन्होंने actually, let's not call this an interview, it was just like vibe, it was that, It was just a vibe. I think हाँ, ये मैंने कहा, this was an emotional connect. absolutely, And I could see you that you were listening to me with rapt attention. वो इसलिए कि मैं आपके साथ actually आपके जर्नी में चली गई। हाँ, The way you narrated your whole बिल्कुल, सब, and Dekh Bhai Dekh and everything. And you know what I really appreciate, I have to say this, okay, कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करता है, उसे क्रेडिट देता है अपने करियर के लिए।
and which is absolutely missing in today's relationships. जी जी. Yeah, Oh, so- that's very very sad because you know when she comes as a better half in your life, और हमें लगता है कि एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं. अगर आप एक हिस्सा निकाल दे कि इंसान का, तो आधे में कैसे जिएगा वो. लेकिन कहीं ना How many कहीं years to your marriage? जी, How many years to your marriage? about 38 years. Yeah. Wow. जी. तो एक इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स गोइंग टू बी 39 years. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी. स्टिल आगे एक बड़ी जर्नी है. इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन इतनी खूबसूरत जर्नी रही है, इतनी खूबसूरत. आई विश कि ये जर्नी कभी ख़त्म ना हो. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. वही बात है. अलका को देख के मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म से ही हमारा प्यार जो है और आगे भी रहेगा. मैं कहता हूँ 7 जन्म तक कहती ना बाबा ना. तो नहीं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं. यू आर अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, विच इज अ फैक्ट दैट आई एम टेम्परामेंटल, मूडी. बट वो समझ के अपने आप को किस तरह से शी वर्क्स अराउंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन. यू नो, आदमी की और एक मर्द की बड़ी सारी ख्वाहिशें होती, बड़ी उम्मीदें होती हैं और बड़ी चीज़ें वो करता है और कहता है कि आई कैन डू दिस बिकॉज आई एम दिस 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 दिस. वही चीज़ अगर औरत करे तो फिर यू नो ही पिन्स हर डाउन एंड ब्लेम्स हर फॉर 100 थिंग्स. वो गलत है. हम लोग इक्वल फुटिंग पे हैं. ये औरत मर्द जिसने भी बनाया है वो कितना गलत है. बिकॉज विथ आई थिंक जो स्ट्रेंथ औरत में है, मर्द में उसका 1/100वां हिस्सा नहीं. वो इतनी पेशेंट है, इतनी वो खूबसूरत है अंदर से, और इतनी उसमें जहनियत और ताकत है कि वो पूरे परिवार को आगे लेके चलती है. मर्द तो कमाने निकल जाता है, वो अपना काम करता है, अपने धुन में रहता है. लेकिन जो औरत है वो इतनी बड़ी शक्ति, इसीलिए उसको दुर्गा का रूप कहते हैं. तो वो दुर्गा का ही रूप है. वो मेरे लिए वही दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब कुछ है. So amazing to hear this. Seriously, हम इनफैक्ट एक कैंपेन कर रहे हैं on Women's Day. अच्छा. Which is called Let Her Finish. Because in every way, women चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, from bed to boardroom you can say, उनको फिनिश नहीं करने दिया जाता. नहीं दिया जाता. बिल्कुल दिया, नहीं. हाँ. नहीं बिल्कुल. What's your take on that? नहीं बिल्कुल. मैं तो तब से यही कह रहा हूँ, यही तो गलत है. वो उनकी जो ताकत है, उनका जो हुनर है, उनकी जो शख्सियत है, मर्दों से कहीं आगे. और उनको सृष्टि ने एक अलग तरीके से बनाया है. ईश्वर ने गढ़ा है अपने हाथों से. मर्द को किसी को असिस्टेंट को बोल दिया, इसको बना देना, इनको मैं बनाऊंगा. ऐसा होता है ना. हाँ. भगवान ने कहा औरतों को मैं Maybe बनाऊं. one incident है जहाँ पे आपको लगता है कि they are not allowed to finish. नहीं, कई जगह आप देखिए, हर परिवार में ये होता है. आपको चूल्हा चौका करना है, आप काम करना चाहती, नहीं करने दिया जाएगा. आप बच्चे की देख रेख करें, आप ये करें वो करें. अब आप छोड़ दें, आपका ध्यान बहुत ऑफिस में जा रहा है. आप पेंटर हैं तो आपको पेंट नहीं करने दिया जाएगा. आप सिंगर हैं, आपको गाने नहीं दिया जाएगा. आप एक्ट्रेस हैं, आपको नहीं, कोई भी जो उनका एम्बिशन है उसको परसू नहीं करने दिया जाता है. जबकि उनका हक भी उतना ही है जितना मर्द का, शायद ज्यादा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा काम करती हैं. इसलिए हर जगह वो, आप बेड से बोर्डरूम तक कह रही हैं, वो कहीं भी मुझे लगता है कि औरत को हमेशा रोकने की कोशिश की जाती है. और कहीं ना कहीं मर्द बहुत इनसिक्योर होता है, उसको नहीं अच्छा लगता है कि औरत उससे आगे बढ़ रही है. उनको हमें आगे बढ़ाना है. वो आगे बढ़ते देख के जो सुख है ना, वो सुख कहीं नहीं है. अलका जब वो ड्रेस बनाती हैं और कॉस्ट्यूम बनाती हैं या कोई भी, और जब लोग तारीफ करते हैं, मुझे अपनी तारीफ में उतना मजा नहीं आता जितना उनकी तारीफ में आता है. और मैं चाहता हूं कि वो बहुत आगे तरक्की करें, ऐसे ही आगे बढ़ें और मैं उनके पीछे रहूं. मैं हूं शेखर सुमन और मैं कहूंगा यस, लेट हर फिनिश. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो टुडे ये पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें तो पता चली, जो एक जर्नी थी हमारे लिए. लेकिन सबसे पर्टिकुलरली जिस बात की खुशी हमें है, मूवर्स एंड शेकर्स आने वाला है, एक एकेडमी खुलने वाली है जहां पर हमारी जुबान जरा और साफ हो सकती है. और आपके एक्टिंग का हुनर, हाँ, जो आपके अंदर ऑलरेडी है जी. और वो उससे ज्यादा भी मुझे लगता है कि जो लहजा है और जो हमारी जुबान इतनी खराब हो चुकी है इंग्लिश के चक्कर में, वो भी सुधरनी चाहिए. और एक्टिंग और ये सपोर्ट हमें जरूरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था. और ये अगर आ रहा है और इस बहाने शेखर सर से मिलने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट. डेफिनेटली. जो YouTube चैनल पे आप अपना कुक शो ओपन कर रहे हो, हाँ, आने वाली बहुत 4 सारे. मैं आपको फिल्में बता दूं, अटल जी की कविताओं का एक संग्रह है, 51 कविताएं. उसमें एक कविता उनकी है, मेरा परिचय.
जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल लंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसके 10 वर्सेस हैं जो मैंने गाए हैं और उसका रिलीज है बे एल्बम का, होपफुली बाय समबडी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिगर। और हालांकि ये इसमें न पॉलिटिक्स है न रिलीजन है, ये सब हमारे एक हिंदुस्तानियत, हमारे कल्चर, हमारे सनातन सबकी बात करता है और मैं चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान इसे देखे और by the first week of March it should be released. So that I feel is my great achievement कि मैं अटल जी का बहुत बहुत बड़ा मुरीद हूँ और he was a great statesman but he was also a great poet। और मुझे याद है और ये भी बता दूं जो मैं अब 2-3 जगह बता चुका हूँ, बट इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन एन एक्टर्स लाइफ कि मैं किसी के शादी में गया था जहां अटल जी आए थे और मैं उनसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था बिकॉज आई यूज्ड टू इम्पर्सनेट हिम इन मूवर्स एंड शेकर्स, और वो पता चला कि वो मूवर्स एंड शेकर्स रोज़ देखते हैं, और लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया तो वो गाड़ी में बैठ चुके थे और वो जाने लगे, मैं दौड़ के गाड़ी के आगे खड़ा हो गया इस तरह, तो वो उन्होंने घूम के देखा, उन्होंने पूरा कैवलकेड रुकवा दिया, ऑल सिक्योरिटी पीपल रैन, ही ओपन द डोर, ही केम आउट, he came and met me and hugged me and he said, keep doing Movers and Shakers, it's one of the best shows I have seen, and when you take off on me I laugh the loudest, don't stop the show। So that was such a great moment for me। तो moments हैं, मैंने कहा आपकी जिंदगी में सबको सब कुछ हासिल नहीं होता, पर मुझे एक खूबसूरत परिवार, इतनी खूबसूरत पत्नी, बच्चे, दोस्त, यार, आप जैसे लोग, फैंस, इतनी अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, चाहे उत्सव हो, चाहे देख भाई देख हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे पोल खोल हो, चाहे लाफ्टर चैलेंज हो, चाहे कैरी ऑन शेक हो, चाहे हीरा मंडी हो, चाहे आने वाली जितनी फिल्में हो, चाहे तमाम चीज़ें, एल्बम हो, जो भी हो मैंने किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं इस पॉडकास्ट को 3 वर्सेस में ख़त्म कर दूंगा और वो साहिर की लाइन है, क्योंकि मैं आई कांट थिंक बियॉन्ड साहिर। उन्होंने एक गाना लिखा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। बर्बादी का सोग यानी कि दुख, जो बर्बादी हो गई उसका दुख मत मनाइए, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आई इवन सेलिब्रेटेड ट्रेजेडी। जो मिल गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। See, if you follow these 2 lines, you will never be unhappy in life। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो नहीं था नसीब में उसके बारे में क्या रोना। आज हम लोग इतने एम्बिशियस, इतने मटीरियलिस्टिक, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दुबई में घर चाहिए, लॉस एंजलिस में घर चाहिए, इंग्लैंड, क्या करेंगे लेके। एक प्लेन क्रैश होता है, सब खत्म हो जाता है। एक कोई इंसान कल गुजर रहा था, उस पर पूरा फ्लाईओवर का स्लैब गिर गया, वही खत्म हो गया, सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो बहुत कुछ करना चाहते थे, ये भी करूंगा, ये भी ले लूंगा, ये भी खरीद लूंगा, चले गए, कुछ कैंसर हो गया, कुछ चले। तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, और गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। Thank you so much, Shekhar sir, and looking forward to all that upcoming for us Thank and you. for all your fans. Thank you so much for being on this podcast. It was lovely. Thank you, जिया। और फिर से कहूँगा, जिया हो जिया कुछ बोल दो, हो जी हो दिल का पर्दा खोल दो, हा 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 हा। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पा के तुम्हें कोई खोता है, जिया हो जिया कुछ बोल दो। थैंक यू सो मच शेखर, एंड थैंक यू और माय फैंस जो भी देख रहे हैं। अगर भूल चूक माफ, अगर गलती से कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करिएगा, और आपका साथ हमेशा चाहिए जिंदगी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।